चलो फिर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्यूएशन एसएमपी का। ठीक है, अभी पीएमई से क्या समझता है हम लोग को? परफॉर्मेंस मेजरमेंट इवेल्यूएशन का मतलब क्या होता है? हमको क्या करना है? परफॉर्मेंस को मेजर करना है। ठीक है, किसका परफॉर्मेंस? बिजनेस का परफॉर्मेंस ना। अभी तक हम लोग हर एक चैप्टर में क्या पढ़ रहे थे कि कॉस्ट को रिड्यूस करो, काइजन कॉस्टिंग फॉलो करो, जीआईटी फॉलो करो, टीक्यूएम लगा लो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट लगा लो, वैल्यू चेन एनालिसिस कर लो। ये सारी चीजें चलो कर लिया आपने। ठीक है, बिजनेस में ये सारी चीजें यूज कर ली, ये सारे टूल्स, ये सारी चीजें यूज कर ली। अब उससे क्या हुआ? उससे हमारा प्रॉफिट तो इंक्रीज होना चाहिए ना। हमारा बिजनेस सस्टेन कर रहा है ओवर द लॉन्ग पीरियड के लिए, सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसके लिए हमको हर एक डिवीजन, जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, जो भी डिपार्टमेंट है वो डिवीजन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं परफॉर्म कर रहा है, वो कैसे पता चलेगा? तो इस चैप्टर में हम लोग वो सीखेंगे कि कैसे हम परफॉर्मेंस को मेजर करें। अभी परफॉर्मेंस मेजर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो इसमें ना हम एक एक करके ना सारे तरीके पढ़ेंगे कि कैसे कैसे करके हम परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। जो भी डिपार्टमेंट है हमारे, ओवरऑल बिजनेस का परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, वो सारी चीजें इसमें हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है, अभी देखो परफॉर्मेंस मेजर हम डिवीजन का कैसे मेजर करेंगे। एक तो होता है फाइनेंशियल मेजर, एक होता है नॉन फाइनेंशियल मेजर। अभी देखो फाइनेंशियल मेजर मतलब क्या होता है? तुम पैसा देख रहे हो कि पैसे में कौन हमको कमा के दे रहा है। अगर वो कमा के दे रहा है, दूसरा डिवीजन ज्यादा कमा के दे रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसको बोलेंगे कि तू कम कमा के दे रहा है, तू थोड़ा अपना आपको इंप्रूव कर, तू अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर, तू अपना सेलिंग प्राइस बढ़ा, तू अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ा, ठीक है, तू अपना गुडविल बढ़ा। तो ये सारी चीजें हम करेंगे, लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल चीजें हम नहीं देख सकते, हमको नॉन फाइनेंशियल चीजें भी देखनी पड़ती है। तो हम उसके लिए ये सारी चीजें पढ़ेंगे। बैलेंस स्कोर कार्ड हो गया, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, ये सब भी तुमको नहीं समझेगा, मैं पढ़ाऊंगा एक एक करके डिटेल में, तब तुमको समझेगा। इसके ऊपर प्रैक्टिकल, इसमें कुछ थ्योरी भी है, इसमें कुछ प्रैक्टिकल भी। ठीक है, ये प्रॉपर तो पूरा थ्योरी, इसमें ना प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों इंक्लूड रहता है। सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर को देखते हुए भी हम बिजनेस का परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं, दैट इज ट्रिपल बॉटम लाइन बताता है। ठीक है, फिर परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन नॉन प्रॉफिट सेक्टर, मतलब जो एनजीओ हो गए, उसमें हम कैसे परफॉर्मेंस को मेजर करें, तो उसके लिए हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम एक एक करके पढ़ेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि परफॉर्मेंस को कैसे मेजर किया जाता है। अभी हम लोग डायरेक्ट फाइनेंशियल मेजर पे आते हैं। फाइनेंशियल मेजर से हम एक स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे करके एक एक चीजें कर लेंगे। ठीक है, इसमें सारे इलस्ट्रेशन टीवाई के सब हो जाएंगे। अभी देखो आते हैं हम लोग फाइनेंशियल मेजर पे। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम shall be considered as an essential aspect of management accounting. Performance management may be seen as 4 stages. Solution to take any organization towards sustainability. पहला स्टेज क्या रहेगा? डिटरमाइन करो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो इंश्योर दैट द स्ट्रक्चर मस्ट बी अप्रोप्रिएट एंड बेस्ट फिट. Evaluate the degree of the delegation of control and also identify the responsibility center, कि कौन सा सेंटर को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, कौन सा सेंटर कॉस्ट को देख रहा है कि कॉस्ट को कंट्रोल करना है, रिड्यूस करना है, कौन सा सेंटर सेल्स को देख रहा है, कौन सा सेंटर प्रॉफिट को देख रहा है, कौन सा सेंटर क्वालिटी को देख रहा है। ये सारी चीजें हमको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, डिलीगेट देखना पड़ेगा। Establish the performance measure both financial and non-financial and target for each measure. Review the performance with the help of KPI dashboard and take corrective actions if required. ये सारी चीजें मैं एक एक करके डिटेल में तुमको समझाऊंगा। अभी देखो डिवीजन का परफॉर्मेंस मेजरमेंट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? फाइनेंशियल मेजर भी कर सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल मेजर भी कर सकते हैं। अब फाइनेंशियल मेजर में क्या पढ़ेंगे? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न, रेसिडुअल इनकम, इकोनॉमिक वैल्यूडेट, ये तीनों चीजें एकदम अच्छे से कर लेंगे। 20 मार्क का क्वेश्चन, 20 मार्क का क्वेश्चन इस पे आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI RI, ये दोनों के ऊपर एक कंबाइन 20 मार्क का क्वेश्चन आ गया था एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में था। फिर उसके बाद इकोनॉमिक वैल्यूडेट आ गया था एक अटेम्प्ट में 20 मार्क का। ठीक है, तो इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन गिरता है, पीएमई चैप्टर में से 50 मार्क का क्वेश्चन एक बार आ गया था एग्जाम में। अगर जो चैप्टर छोड़ा होगा मतलब समझ लो अटेम्प्ट दे रहा है। तो इतना समझ के चलो कि कोई भी चैप्टर हमको एसएमपी में छोड़ना नहीं है। कोई भी चैप्टर ऐसे उठाएगा उसको 20 30 40 मार्क का पूछ लेगा, हमको रिस्क लेना ही नहीं है। ठीक है, हर एक चैप्टर अच्छे से करके जाना, कहीं पे भी तकलीफ नहीं करना हमको। देखो अब देखो मैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर में एक एक करके पढ़ाता हूँ। पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बताता हूँ, फिर रेसिडुअल इनकम बताता हूँ, फिर ईवीए पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लेंगे। अभी देखो डायरेक्ट क्वेश्चन से करते हैं तो तुमको कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो एक दो डिवीजन है, डिवीजन अल्फा एंड डिवीजन बीटा। अभी मुझे बताओ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जितना तुमने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर क्या तुमको रिटर्न मिल रहा है, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तुम्हारा। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसी को बोलते हैं। अभी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के सामने कंपनी का कुछ कॉस्ट भी तो लगा होगा ना, तो कंपनी सोचेगी ना मुझे इतना कॉस्ट से तो इतना तो कम से कम कमा के चाहिए। अभी ये सब कुछ छोड़ो,
तुमने बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपया, ठीक है, मार्केट में डाल के तुमको कमाने का, ठीक है। अभी 1 लाख रुपया लिया, बैंक तुमसे उसके ऊपर 10% ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। तो अगर तुम 1 लाख रुपया बैंक से लोन लोगे और तुमको हर महीने बैंक को, हर महीने नहीं, एवरी ईयर तुमको 10% अगर बैंक को देना इंटरेस्ट, तो तुम क्या सोचोगे, तुम उस 1 लाख से 10% जो है उससे ज्यादा ही कमाओ ना। अगर तुम 1 लाख लेके 10% ही कमा रहे हो, ठीक है, मार्केट में, और 10% तुम बैंक को दे रहे हो, तो तुम क्या कमा रहे हो, तुम क्या ही कमा रहे हो, तुम कुछ भी तो नहीं कमा रहे हो। 1 लाख से तुम 10% खुद जनरेट कर रहे हो, 10,000 रुपए, और 10,000 बैंक को इंटरेस्ट देते रहो, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, 1 लाख रुपए लेके बस बैठे हो, ऐसा कुछ कर नहीं रहे हो ना। तो जिंदगी में कुछ करो, क्या करो कि 1 लाख के ऊपर तुमको 10% से ज्यादा कमाओ, 10% से तुम 15% कमाओ। तो अगर 15% कमा रहे हो तो 5% इज योर इनकम, 10% तुमने बैंक को दे दिया, तो 5% तुम्हारा इनकम होगा। तो उसको बोलेंगे तुम्हारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 15%, तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, तो तुम्हारा इनकम इज 5%, समझा। तो ये होगा तुम्हारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो कंपनी का कुछ कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, कैपिटल जो कंपनी ने लाया लगाया उसके ऊपर कितना कॉस्ट कंपनी को बेयर करना पड़ रहा है। अभी कैपिटल कंपनी की दो तरह से आती है, देखो, एक तो इक्विटी फाइनेंस से होती है, एक डेट फाइनेंस से होता है। इक्विटी मतलब क्या हो गया, हम लोग इक्विटी होल्डर लोग, मतलब जो लोग कंपनी में पैसा डाल के छोड़ देते और उससे कंपनी को वो लोग कंपनी उसको उनको क्या देते, डिविडेंड देते रहते, ठीक है। और कंपनी जब अभी इक्विटी और डेट के बीच में डिफरेंस क्या बताओ तुमको, जो अगर कंपनी के लिए क्या एज अ ओनर रहेगा वो, ठीक है, जब कंपनी वाइंड अप होगी तब उसको प्रॉफिट, पार्ट ऑफ प्रॉफिट उसको मिलेगा अगर बचा तो, अदरवाइज नहीं मिलेगा, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर हो गया। डेट वाले क्या हो गया, उनका फिक्स्ड है कि मैंने कंपनी को एज अ लोन दिया है, उनका 8% 10% जो भी उनका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, उनको एवरी मंथ या एवरी ईयर जो भी कंपनी को इंटरेस्ट देते रहेगी, और लास्ट में कुछ 5 साल 6 साल का रहेगा या 10 साल का रहेगा, जो भी टर्म रहेगा, उसके बाद उन्होंने जितना पैसा दिया पूरा का पूरा रिटर्न हो जाएगा। इक्विटी में पैसा रिटर्न नहीं होता, इक्विटी में तुमने पैसा अगर कंपनी में लगा दिया तो अगर कंपनी बंद हो गई तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा, अगर कंपनी पास बचा तो तुमको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। और इक्विटी वाले का कोई फिक्स परसेंटेज में नहीं होता है, कंपनी एक एवरेज लेके चलती है कि इतना % हम डिविडेंड देते हैं एवरी ईयर, ठीक है। तुम्हारा कोई फिक्स नहीं होता कि तुमको मिलेगा, नहीं भी मिलेगा, वो भी रहता है कि नहीं मिलेगा, ठीक है, अगले साल मिलेगा, कुछ फिक्स नहीं रहता है। तो ये डिफरेंस है इक्विटी, तुम्हारा इक्विटी में, डेट में। तो हम कहा था कि कंपनी को कैपिटल कहाँ से मिलता है, तो इक्विटी से, डेट से मिलता है, और अदर सोर्स होगा तो वहां से मिल सकता है। अभी कंपनी क्या करेगी, मेरा टोटल कॉस्ट कितना जा रहा है, इस कैपिटल को लाने में मुझे खर्चा कितना जा रहा है, ठीक है, वो कॉस्ट से ज्यादा तुम कमाना चाहिए, सिंपल, तुम्हारा इनकम उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखो, एप्लीकेबल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इज 20 लाख, डिवीजन में भी 20 लाख का प्रोजेक्ट हम लगा रहे, ठीक है, 20 लाख इन्वेस्ट कर रहे। अभी देखो, कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, जो तुम्हारे हाथ में है, जो तुम कंट्रीब्यूशन जो तुम जनरेट कर रहे हो ना, तुम्हारा जो भी खर्चा हो रहा है वो तुम्हारे खर्चा तुम्हारे हाथ में है, तुमने सेल्स में से उतना खर्चा हटा दिए, और जो कंट्रीब्यूशन है तुम्हारा कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन है। अभी सर ऐसा कौन सा खर्चा होता है जो हमारे हाथ में नहीं है। अभी हेड ऑफिस, तुम क्या हो, तुम एक डिवीजन हो, अभी ओवरऑल लेवल पे, बट बिग लेवल पे, हेड ऑफिस लेवल पे अगर कोई खर्चा हो रहा है तुम्हारे हाथ में गया, तुम हेड ऑफिस वाले को मना कर दोगे कि ये खर्चा मत कर, ऐसा मना कर पाओगे या नहीं कर पाओगे ना। तो वो सारे खर्चे तुम्हारे इसमें माइनस नहीं होने चाहिए, ठीक है, माइनस होंगे तो वो कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ। फिर वो जो खर्चा तुम्हारे हाथ में, वो माइनस करके जो आ रहा है खर्चा, तुम्हारा खुद का खर्चा, वो हो गया तुम्हारा कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन। तुम्हारा खर्चा नहीं है, तुम्हारे हाथ में नहीं है वो चीज, तो उसको माइनस करने का ही नहीं, वो माइनस करके आएगा तो तुम्हारा परफॉर्मेंस प्रॉपर मेजर ही नहीं होगा ना, तुम्हारा खर्चा ही नहीं है, तुम्हारे हाथ में नहीं, तो तुम कैसे करके उसको अपने इसमें माइनस करो, नहीं करोगे ना, तो वो नहीं लेने का, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन नाम दिया, ये तुम्हारा खर्चा है, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है, तुमने इसमें से सेल्स में से माइनस करके जो भी आया तुम्हारा, ये तुम्हारा खुद का सेल्स है, तुम्हारा खुद का खर्चा। तो 2.0 लाख ये तुम्हारा कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन है, इसका 1.4 लाख का कंट्रोलेबल कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो अगर ये कंट्रीब्यूशन कमा रहा है तो कितना कमा रहा है, देखो 2 लाख कमा रहा है 20 लाख के ऊपर, ठीक है, तो 10% कमा रहा है रिटर्न ऑन द प्रोजेक्ट, और ये कितना कमा रहा है 1.4 लाख कमा रहा है 20 लाख के ऊपर, तो 7% कमा रहा है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंटली द आरओआई ऑफ द डिवीजन, अब भी जो करंटली आरओआई चल रहा है ना डिवीजन का, इसका 13% आरओआई चल रहा है, और इसका जो है 5% आरओआई है, मतलब डिवीजन जो बीटा है वो 5% कमाता है उसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और डिवीजन अल्फा जो है वो 13% कमाता है उसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। ये है, ठीक है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8%, बोल रहा है कंपनी की मेरा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना भाई वो 8% है। अब तुमको ना कम से कम 8% तो कमा के देना चाहिए, तो डिवीजन बीटा जो है 5% ही कमा के दे रहा है, 8% नहीं कमा के दे रहा है। तो यहाँ पे डिवीजन बीटा को इंप्रूव करने की जरूरत है। द मैनेजर ऑफ डिवीजन अल्फा वुड बी, अभी देखो, अभी मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा समझ लो 100 में तुमको एफआर में 80 मार्क्स है, ठीक है। अभी तुम्हारा परसेंटेज कितना हुआ, 80% हुआ, इतना समझ में आता है, हाँ 80% हुआ। अभी नेक्स्ट वाले में तुमको 100 में एसएफए में तुमको 70 आ गया,
तो तुम्हारा ओवरऑल परसेंटेज गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा। देखो इसमें 70% हुआ, तो एवरेज देखा जाए तो ये 200 मार्क्स में तुम्हारा 150 हुआ ना, तो तुम्हारा कितना परसेंट होगा, 75% हुआ ना। तो तुम्हारा 80% से 75% होगा, कम होगा ओवरऑल परसेंटेज। क्यों बिकॉज ऑफ तुम्हारा ये जो परसेंटेज है बहुत ही कम है, ये 70% हो गया। अगर ये भी तुम्हारा 80 रहता था, 80%, तो तुम्हारा ओवरऑल परसेंटेज भी तो 160 80% ही रहता था, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता था। तो वही ये क्या बोल रहा है कि इस डिवीजन का प्रेजेंटली जो आरओआई है वो 13% है, 13% है, ठीक है। ये अभी 13% कमा रहा है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, अगर इसमें ये 20 लाख का प्रोजेक्ट हम डालेंगे, ये 20 लाख का प्रोजेक्ट और इस डिवीजन में ऐड करेंगे, ठीक है, इसको 20 लाख का प्रोजेक्ट डालेंगे, मतलब इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और बता रहे कि इससे ना 2 लाख की कमाई होगी, जो कि तुम्हारा 10% ही होगा। तो उसका प्रेजेंटली आरओआई 13% है, और जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है उससे जो आरओआई मिलने वाला है उसको वो 10% मिलने वाला है। तो क्या इसका जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है, ओवरऑल जो इसका आरओआई है वो गिर नहीं जाएगा। पहले 13% था, अभी जो नया प्रोजेक्ट आने का इससे 10% होगा, तो एवरेज अगर मैं निकालू तो इसका कम हो जाएगा ना आरओआई। तो ये चाहेगा क्या, अगर ये चाहेगा डिवीजन अल्फा कि मेरा आरओआई गिरे, नहीं चाहेगा ना। तो ये चाहेगा क्या ये 20 लाख का प्रोजेक्ट अपने इसमें इन्वेस्ट करे, अपने डिवीजन में इन्वेस्ट होने दे, नहीं होने देगा ना, बोलेगा नहीं मुझे जरूरत नहीं इन्वेस्टमेंट का, मुझे नहीं करना, मेरे डिवीजन में ये इन्वेस्टमेंट मत करो, मेरा आरओआई गिर जाएगा। मेरा आरओआई गिर जाएगा तो मेरा परफॉर्मेंस वीक हो जाएगा, ऐसा लोगों को दिखेगा कि मेरा परफॉर्मेंस गिरा है, लास्ट टाइम मेरा आरओआई 13 था, अभी मेरा गिर गया, ठीक है। तो ये होने नहीं देगा, ठीक है। लेकिन क्या ये फेवर में है कंपनी के, नहीं है ना कंपनी के फेवर में। कंपनी को तो 8% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कंपनी बोल रही है 8% से ज्यादा अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट हो तो वो तुम अपने में करो, और तुम उसको अपने डिवीजन में अप्लाई होने दो। तो अगर ये 10% ये वाला जो प्रोजेक्ट है लाके दे रहा है, तो क्या इसको तकलीफ है क्या, कंपनी को कोई तकलीफ है? कंपनी को तो कोई तकलीफ नहीं ना, 8% से ज्यादा लाके दे रहा है, लेकिन डिवीजन अल्फा को तकलीफ है क्योंकि उसका आरओआई गिर जाएगा, ठीक है। अब डिवीजन बीटा की बात करते हैं। डिवीजन बीटा क्या बोलता है कि मेरा तो भाई 7%, मेरा तो भाई अभी जो आरओआई है 5% ही है, ठीक है, और आने वाला प्रोजेक्ट इसको उससे ज्यादा आरओआई लाके दे रहा है, तो इसका ओवरऑल इंप्रूव हो जाएगा आरओआई 5% और 7% नया वाला जो प्रोजेक्ट है वो लाके दे रहा है, तो इसका ओवरऑल आरओआई जो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या चाहेगा कि हाँ ठीक है मैं इस प्रोजेक्ट को अपने बिजनेस में लाने देता हूँ, मैं अपने डिवीजन में लाने देता हूँ, ठीक है। कंपनी क्या बोले, अरे भाई तू मत ला, तू इसको क्यों ला रहा है, मेरा खुद का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है और दे तो रहा है 7% ही, तो तू क्यों लाना चाह रहा है, हम कंपनी तो लॉस में जा रही है 1% के, लेकिन डिवीजन अब बीटा सोच रहे हैं तो मेरे तो प्रॉफिट में ना। अरे डिवीजन का प्रॉफिट में तो क्या है, तो क्या हुआ, यहाँ पे गोल कांग्रेस आ जाता है कि डिवीजन अपना सोच रहा है, कंपनी बोल रहा है अरे मेरे बारे में तो कोई सोचो, तुम अपना सोच रहे हो। लेकिन वो लोग क्या बोल रहे हो ऊपर से, डिवीजन वाले कंपनी को बोल रहे तुमने तो ऐसा गलत काम किया, तुम ही तो बोले कि आरओआई मेजर करेंगे हम, तुम्हारे डिवीजन का परफॉर्मेंस मेजर के लिए आरओआई देखेंगे। अब तुम आरओआई देखोगे तो देख लो आरओआई, अब तुम 10% लाओगे और मेरा अभी जो 13% चल रहा है मेरा ओवरऑल गिर जाएगा, तो मैं क्यों इन्वेस्ट होने दूं अपने डिवीजन में, नहीं होने दूंगा ना। बेटा बोलेगा मैं तो होने दूंगा, तुमको लॉस होगा, हमारा तो आरओआई बढ़ेगा ना। तो ये सारी तकलीफें आती है आरओआई की वजह से। द मैनेजर ऑफ डिवीजन अल्फा वुड बी अनविलिंग टू इन्वेस्ट 20 lakhs बिकॉज द रिटर्न ऑन द प्रपोज प्रोजेक्ट इज 10%। अभी मैं बात किया ना, मैं क्वेश्चन करूंगा तुमको बहुत अच्छे समझ में आएगा। प्रपोज प्रोजेक्ट 10%, दिस वुड डिक्रीज द आरओआई ऑफ 13%, वही मैं कब से समझा रहा था। ऑन द अदर एंड, अगर दूसरे हाथ में देखेंगे तो मैनेजर ऑफ डिवीजन बीटा वुड विश टू इन्वेस्ट 20 lakhs बिकॉज द रिटर्न ऑन द प्रपोज प्रोजेक्ट इज 7%, जो कि तुम्हारा 5% करंटली जो आरओआई है उससे ज्यादा है, एंड इट वुड इंक्रीज द डिवीजन आरओआई, तो इसका डिवीजन का आरओआई इंक्रीज होगा। तो ये सारे तकलीफ आ रहे थे आरओआई की वजह से। तो आरओआई अच्छा नहीं लगा तो इनको रेसिडुअल इनकम अप्रोच लाना पड़ा। अभी क्या होता है रेसिडुअल इनकम अप्रोच, रेसिडुअल इनकम अप्रोच उसके नाम में ही छुपा हुआ है। रेसिडुअल मतलब बचा हुआ इनकम। अब जो इनकम बच गया कि कहां से बच गया, अभी देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी का 8% ठीक है, तो कंपनी बोल रहा है कि 8% से ज्यादा अगर तुम कुछ भी कमाओगे तो जो बच गया इनकम वो अगर तुमको पॉजिटिव मिल रहा है, दैट इज रेसिडुअल इनकम इज इन पॉजिटिव, तो तुम इसको अपने डिवीजन में इस इन्वेस्टमेंट को आने दो, अदरवाइज मत आने दो, ठीक है। ये बोलता है रेसिडुअल इनकम अप्रोच। तो अभी हम देखते हैं, देखो द मैनेजर ऑफ बोथ द डिवीजन वुड मेक डिसीजन दैट वुड नॉट बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। दोनों का दोनों डिसीजन ऐसा ले रहे जो कि कंपनी के सब खिलाफ है। द कंपनी शुड एक्सेप्ट ओनली दोस प्रोजेक्ट वेयर द आरओआई एंड आरओआई इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो क्या बोल रहे हैं, कंपनी क्या देखेगा, अगर कंपनी को डिसीजन लेगा तो कंपनी क्या सोचेगा कि 8% मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो मेरा खर्चा है उससे ज्यादा अगर कोई मुझे इनकम मिल रहा है तो मैं अपने बिजनेस में उसको अप्लाई करूंगा। बट द मैनेजर ऑफ डिवीजन अल्फा वुड रिजेक्ट अ पॉसिबल रिटर्न ऑफ 10%, लेकिन वहां अल्फा 10% के रिटर्न को रिजेक्ट कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन गिर जा रहा है, आरओआई गिर जा रहा है। एंड द मैनेजर ऑफ डिवीजन बीटा वुड एक्सेप्ट अ पॉसिबल रिटर्न ऑफ 7%, जो कि कंपनी के
खिलाफ है, तो दिस इज सिचुएशन ऑफ सब ऑप्टिमाइजेशन, आरओआई कैन देयरफॉर लीड टू लैक ऑफ गोल कांग्रेस। अभी देखो रेसिडुअल इनकम का क्या बोल रहा है कि टू ओवरकम सम ऑफ डिसफंक्शनल consequences of ROI जो कि lack of goal congruence, the residual income approach can be used for the purpose of evaluating the performance of divisional measure। बोल रहा है कि अब हमने ना residual income approach लाया जिससे हम परफॉर्मेंस मेजर करेंगे बिजनेस का, किसका, डिवीजन का। तो अब डिवीजन का परफॉर्मेंस, अभी देखो अभी ना 1 रुपया भी अगर तुमको एक्स्ट्रा इनकम मिल रहा है ना कोई प्रोजेक्ट के आने की वजह से, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा इनकम मिल रहा है तो भी तुम उसको हाँ बोल दो। क्यों? क्योंकि अब ना एब्सोल्यूट टर्म्स में तुम्हारा जो टोटल प्रॉफिट है ना वो देखा जा रहा है, ठीक है। अगर वो ज्यादा है तो वो ज्यादा कैसे होगा, तुम अगर जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उससे तुमको अगर 1 रुपया का भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट है तो तुम उसको बोलोगे हाँ ओके ओके इसको आने दो, हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। और वो परसेंटेज नहीं देख रहे, अब वो रेसिडुअल इनकम देख रहे, रेसिडुअल इनकम देख रहे तो उनको हमारा इनकम बढ़ा के दिखाना है, तो बढ़ा के दिखाएंगे कब, जब तुम्हारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहेगा तो वो लोग हाँ 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 करके बोल देंगे, ठीक है। तो रेसिडुअल इनकम इज एक्सेस ऑफ कंट्रोलेबल प्रॉफिट ओवर अ प्री डिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशन वाइड मिनिमम हर्डल रेट, वही उसी को बोलते हैं मिनिमम हर्डल रेट, मतलब वही जो कंपनी को कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना चाहिए इतना चाहिए, तो उससे ज्यादा अगर वो एक्स्ट्रा तुमको एक्सेस कमा के दे रहा है तो दैट इज योर रेसिडुअल इनकम, ठीक है। ऑन द इन्वेस्टमेंट कंट्रोलेबल बाय द डिवीजन मैनेजर, सो हायर द रेसिडुअल इनकम इज द बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है। जिसका रेसिडुअल इनकम ज्यादा रहेगा वो ज्यादा, उसको ज्यादा परफॉर्मेंस में उसको मतलब वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। For evaluating the economic performance of the division, residual income can be defined as divisional profit contribution less a क्या इंग्लिश में लिख रहा है, छोड़ो यहाँ पे ना हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो जो प्रपोज इन्वेस्टमेंट था 20 लाख का था, बरोबर, ठीक है। अभी देखो तुम 20 लाख से कितना कमा रहे थे, 10% कमा रहे थे ना। देखो 20 लाख के ऊपर तुम 10% कमा रहे थे, मतलब कि तुम 2 लाख रुपया कमा रहे थे। कंपनी क्या बोला, मुझे तो 8% ही कमा के दे दो, और क्या, मुझे तो 8% ही कमा के दे दो, मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है, तो तुमको कितना कमा के देना, 1,60,000, ठीक है। तो 40,000 का प्रॉफिट हो गया एक्स्ट्रा, ये तुम्हारा हो गया रेसिडुअल इनकम, इतना समझा, ये तुम्हारा हो गया रेसिडुअल इनकम। बचा हुआ इनकम यही है ना, 40,000 ही बचा हुआ इनकम है ना। 8% तुमको कंपनी को देना था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कंपनी का, 10% तुम कमा रहे हो, तो 2 लाख में से 1,60,000 कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल हट गया, तो 40,000 इस तुम्हारा रेसिडुअल इनकम, बचा हुआ इनकम, दैट इज इन पॉजिटिव। तो ये कौन सा डिपार्टमेंट के लिए था, अल्फा के लिए था, डिवीजन अल्फा के लिए था, ठीक है। तो डिवीजन अल्फा आप बोलेगा हाँ ठीक है, अभी ये इन्वेस्टमेंट हम कर लेंगे, ठीक है, हमारे बिजनेस में हमारे डिवीजन में इस इन्वेस्टमेंट को कर दो। ऑन द अदर साइड बीटा का क्या सीन था, देखो बीटा का क्या सीन था, 20 लाख के ऊपर बीटा कितना कमा रहा था, 7% कमा रहा था, दैट इज 1,40,000 कमा रहा था। कंपनी को कितना चाहिए था, कंपनी को तो 8% चाहिए था कम से कम, या ऐसा समझ लो कि तुम 7% कमा रहे हो, तुमको 8% बैंक को लोन देना, ठीक है, इंटरेस्ट देना, तो कंपनी को तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% लग रहा है, तो कंपनी को देना 1,60,000, तुम कमा रहे हो 1,40,000, तो तुम तो यहाँ पे जो जेब से भर दे रहे हो 20,000 रुपए, 20,000 निगेटिव में आ रहा है ना। तो डिवीजन बीटा क्या बोलेगा, अरे इससे तो मेरा ओवरऑल जो इनकम है और कम हो जाएगा, तो ये हमको क्या करना चाहिए, रेसिडुअल इनकम इज माय रेसिडुअल इनकम इज इन निगेटिव, तो मुझे क्या करना चाहिए, ये नहीं लगाना चाहिए, मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अब ये सुधर गया, ठीक है। देखो 20,000 निगेटिव में आ गया, ये 40,000 प्रॉफिट में आ गया, इसने बोला हाँ 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 अभी इन्वेस्टमेंट को हमारे बिजनेस में हमारे डिवीजन में कर दो, ये बोला ना 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 अभी हमारे डिवीजन में इस इन्वेस्टमेंट को मत करो, जो कि ये ऊपर हाँ 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 बोला था, डिवीजन अल्फा ना 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 बोल रहा था, तो अभी आ गया लाइन पे आ गया, ठीक है। लेकिन 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 जहां पे अच्छाई होती है वहां बुराई भी होती है। देखो जब रेसिडुअल इनकम जब हम अप्लाई करते हैं ना, तो वो हम वहीं अप्लाई कर सकते हैं जहां पे नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस जो है वो सेम लेवल पे, ठीक है, सेम लेवल पे। सर क्या बोले आप, मुझे तू बिल्कुल नहीं समझा। अभी देखो मैं समझाता हूँ क्या समझाने जा रहा हूं मैं, कुछ नहीं समझा ना, देखो मैं समझाता हूँ। इधर देखो देखो एक को ना मैंने 1 लाख रुपया दिया, एक पर्सन को मैंने 1 लाख रुपया दिया, एक पर्सन को मैंने 10,000 रुपया दिया, ठीक है, एक पर्सन को मैंने 1 लाख रुपया दिया, एक पर्सन को मैंने 10,000 रुपया दिया, ठीक है। अभी देखो ये ना 1 लाख के ऊपर ना मुझे 10,000 रुपया कमा के दिया, ठीक है, 1 लाख के ऊपर मुझे 10,000 रुपया कमा के दिया एक साल में। इसने 10,000 के ऊपर मुझे ना 5,000 रुपया कमा के दिया, कितना, 5,000 रुपया कमा के दिया एक साल में, ठीक है, 10,000 के ऊपर। अगर मैं इसका ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखो ना तो ये 50% है, 50% है, ठीक है। एक साल में इसने मुझे 10,000 के ऊपर 5,000 एक्स्ट्रा कमा दिया, मतलब 50% एक्स्ट्रा रिटर्न ला के दिया। इसने ना मुझे 10% ही रिटर्न ला के दिया। अगर मैं रेसिडुअल इनकम की बात करूं, रेसिडुअल इनकम की बात करूं तो ये 10,000 है ना, 10,000 तो ये 10,000 है ना,
ये इनकम हो गया, ठीक है। मेरा इसका कॉस्ट कुछ है नहीं, समझ लो, मैंने इसको दिया था, इतना कमाना था। अब ये 10,000 है ना, ये अमाउंट में तुमको ज्यादा लग रहा है, अमाउंट में ज्यादा लग रहा है, एब्सोल्यूट टर्म में ज्यादा लग रहा है, ठीक है। और ये 5,000 एब्सोल्यूट टर्म्स में कम लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका साइज सेम नहीं है ना। ये 1 लाख है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे 10,000 का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर ROI निकाले जाए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाला जाए, तो यहाँ ROI हीरो बन गया। देखो 10% 50%, मतलब अगर उस बंदे को मैं 1 लाख दिया होता तो मेरे को 50,000 कमा के देता था, 50% कमा के देता था। तो यहाँ पे ROI में मेजर हुआ तो समझ में आया कि ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर रेसिडुअल इनकम अप्रोच लगा तो उल्टा डिसीजन ले लेंगे हम कि ये 10,000 है, ये 5,000 है, मतलब दिस इज बेस्ट, ये बेस्ट लगेगा हमको, ये अच्छा लगेगा, ठीक है, ये बेस्ट लगेगा, जबकि वो बेस्ट है ही नहीं। अगर तो ठीक है, तो ये समझा, रेसिडुअल इनकम में अप्रोच में तुम क्या करोगे, कभी लगाओगे, तभी लगाओगे, कब लगाओगे, तब लगाना जब तुम्हारा साइज जो है इन्वेस्टमेंट का वो सेम हो। अगर साइज सेम नहीं इन्वेस्टमेंट का तो तुम्हारा काम नहीं आएगा रेसिडुअल इनकम अप्रोच। तो रेसिडुअल इनकम अप्रोच का लिमिटेशन है ये, ठीक है। तुम्हारा जब साइज सेम रहेगा तो ही तुम रेसिडुअल इनकम अप्रोच लगा सकते हो कि इतने मैंने दोनों को सेम दिया था, इसके ऊपर ये लोग ने इतना इतना कमाया तो इतना इतना बचा, दैट इज इसका ज्यादा बचा, इसका कम बचा, इसका निगेटिव में जा रहा है, इसका जो सेविंग है वो ज्यादा, इसका सेविंग कम है, तो ये अच्छा है, ये कम है, ठीक है। लेकिन वही अगर साइज सेम नहीं है तो ROI लगाना पड़ेगा, ROI लगा के चेक करोगे कि कौन परसेंटेज में ज्यादा कमा रहा है, ठीक है। इतना समझ में आना तुम्हारा बहुत जरूरी था। अगर ये समझ में नहीं आता तो तुम शायद गलत कर देते थे, ठीक है। तो ये तुमको समझना चाहिए कि रेसिडुअल इनकम अप्रोच का ये लिमिटेशन है, ठीक है। अभी यहाँ पे आते नीचे, देखो क्या बोलना चाह रहे हैं लोग। तो वही 40,000 बीजा निकाल दिया। दिस कैलकुलेशन इंडिकेट्स दैट द रेसिडुअल इनकम ऑफ डिवीजन अल्फा विल इंक्रीज एंड दैट ऑफ डिवीजन बीटा विल डिक्रीज इफ बोथ मैनेजर एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। तो डिवीजन अल्फा नहीं बोलेगा और डिवीजन अल्फा हाँ बोलेगा। देयरफॉर द मैनेजर ऑफ डिवीजन अल्फा वुड इन्वेस्ट वेयर एज द मैनेजर ऑफ डिवीजन बीटा वुड नॉट। दिस एक्शंस आर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एज अ होल। तो यही कंपनी भी चाहता था कि 8% से ज्यादा है तो तो इन्वेस्टमेंट होने दे, और 8% से ज्यादा नहीं तो इन्वेस्टमेंट मत होने दे, जो कि बीटा होने दे रहा था ऊपर वाले में अगर ROI चेक कर रहे थे तो। बीइंग एन एब्सोल्यूट मेजर, मतलब अमाउंट में देखते हैं एब्सोल्यूट मेजर बोलते हैं उसको एब्सोल्यूट मेजर। बीइंग एन एब्सोल्यूट मेजर द रेसिडुअल इनकम इज नॉट केपेबल टू बी यूज्ड एज अ टूल फॉर मेकिंग द कंपैरिजन बिटवीन द डिविजनल परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट साइजेस। मैंने अभी जो वही बताया कि डिफरेंट साइज अगर रहेगा दोनों का तो हम नहीं कर पाएंगे, डिविजन रेसिडुअल इनकम को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इट इज ऑब्वियस दैट अ लार्ज डिवीजन इज मोर लाइकली टू अर्न लार्जर रेसिडुअल इनकम। जो बड़ा बिजनेस है, जो बड़ा डिवीजन है, वो ज्यादा कमाएगा हर दम, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। जो 1 लाख है जिसके पास वो ज्यादा ही कमा के देगा, भले वो 5% कमा के दे रहा है। तो ये तुमको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, ठीक है, ये समझा। और जो स्मॉल डिवीजन है कम कमाएगा, तो ये बताना चाह रहे हैं वही कि अगर ये डिफरेंट साइज रहेगा तो तुम ROI नहीं लगा सकते। सी द नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है, हम देख लेते हैं। टू ओवरकम दिस एफिशिएंसी टारगेटेड और बजटेड लेवल्स ऑफ रेसिडुअल इनकम शुड बी सेट फॉर ईच डिवीजन दैट इज कंसिस्टेंट विद असेट साइज एंड द मार्केट कंडीशन ऑफ द डिवीजन, ठीक है। अब चलो हम एग्जाम्पल करेंगे, तुम्हारा एकदम दिमाग एकदम अच्छे से खुल जाएगा, ठीक है। देखो द फॉलोइंग डेटा पर्टेन टू 2 डिवीजन W1 एंड W2 अ लार्ज शिपिंग कंपनी है, ठीक है। अभी देखो क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट जो है इनका 1 करोड़ 20 लाख है, इनका प्रॉफिट 31,20,000 है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितना है इसमें, 9 करोड़ 60 लाख का इन्वेस्टमेंट, इसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ 56 लाख है। तो क्या साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम है क्या, नहीं है सेम। तो क्या हम रेसिडुअल इनकम अप्रोच लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते। चलो हम प्रूफ करते हैं। देखो अगर हमने इसमें 9 करोड़ 60 लाख लगाया और ये हमको 1 करोड़ 20 लाख का प्रॉफिट करके दे रहा है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पहले चेक करते हैं। तो ROI देखते हैं, ठीक है। ROI W1 एंड W2 का ROI देखते हैं। देखो अगर 1 करोड़ 20 लाख मेरे को कमा के दे रहा है 9 करोड़ 60 लाख के ऊपर, तो कितना परसेंट कमा के दे रहा है, इंटू 100 12.5% मुझे कमा के दे रहा है। तो ROI अगर W1 का देखो तो 12.5% कमा के दे रहा है, और ये 31,20,000 मुझे कमा के दे रहा है सिर्फ 1 करोड़ 56 लाख के इन्वेस्टमेंट पे। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट किया, उसके ऊपर मुझे 31,20,000 कमा के दे रहा है, दैट इज मुझे 20% कमा के दे रहा है, बहुत अच्छा ज्यादा कमा के दे रहा है। अभी देखो अगर मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से देखूं तो मुझे अच्छा लग रहा है W2 दैट इज 20% मुझे कमा के दे रहा है, 12.5% बहुत कम कमा के दे रहा है। तो ROI से देखूंगा तो ये मुझे पता चला, ठीक है। और अगर मैं रेसिडुअल इनकम अप्रोच लगाता हूं तो कंपनी क्या बोलता है कि कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, ठीक है। तो तुम 9 करोड़ 60 लाख में कम से कम 10% तो कमाओ, ठीक है। उससे ज्यादा अगर एक्स्ट्रा कमा रहे हो तो दैट इज योर रेसिडुअल इनकम, ठीक है। तो देखो 9 करोड़ 60 लाख के ऊपर तुमको कितना कमाना चाहिए, कम से कम 10%, तुमको 96 लाख कमाना चाहिए, ठीक है।
तुमको 96 लाख कमाना चाहिए, लेकिन तुम कमा कितना रहे हो, 1 करोड़ 20 लाख कमा रहे हो। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, तुम 1 करोड़ 20 लाख कमा रहे हो, तुम ज्यादा कितना कमा रहे हो, एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हो, तो तुम कमा रहे हो 24 लाख एक्स्ट्रा कमा रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं डिवीजन W1 का देखूं, ये रेसिडुअल इनकम, तो रेसिडुअल इनकम इसका कितना 24 लाख से। और अगर मैं W2 का रेसिडुअल इनकम देखो, तो W2 को क्या बोला, 31,20,000 मैंने इन्वेस्ट किया, सॉरी 1 करोड़ 56 लाख इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर तुम 10% तो मुझे कमा के दो। कितना कमा के दो, 10% कमा के दो। तो 1 करोड़ 56 लाख ऊपर 10%, मतलब 15 लाख 60 कमा के दो। कितना, 15 लाख 60,000 कमा के दो, ठीक है। तुमने कमा के कितना दिया, अच्छा तुमने 31,20,000 कमा के दिया, तुमने ज्यादा कमा के दिया, कितना कमा के दिया, 15,60,000 एक्स्ट्रा कमा के दिया, दैट इज योर रेसिडुअल इनकम। तो अगर मैं रेसिडुअल इनकम पे अगर कंपेयर करने जाऊं ना, तो बैंड बच जा रही है WT की, बट WT 15,60,000 कमा के दे रहा है, और ये तो 24 लाख कमा दे रहा है। हाँ भाई, कमा के देगा ना, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट ही 9 करोड़ का, वहां पे बेचारा वो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 9.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर तुम RI लगा के चेक कर रहे हो, रेसिडुअल इनकम अप्रोच लगा के चेक कर रहे हो, तो लार्जर डिवीजन तो लार्ज ही कमा के देगा ना, तो दैट इज बैड। 24 लाख से तुमको कमा के दे रहा है, तुम देख रहे हो, और यहाँ पे 15,60,000 कमा के दे रहा है, और तुम ये देख के तुम बता दे रहे हो कि भाई W1 इज बेस्ट, जबकि W1 का ROI देखा जाएगा तो 12.5% ही कमा के दे रहा है वो, जो कि W2 तो तुमको 20% कमा के दे रहा है, जो बहुत ज्यादा कमा के दे रहा है, उससे 7.5 गुना एक्स्ट्रा कमा के दे रहा है। तो यहाँ पे जब डिफरेंट साइजेस हो तो तुम RI मत लगाओ, रेसिडुअल इनकम अप्रोच मत लगाओ, क्योंकि वहां पे लार्जर डिवीजन है वो तुमको हरदम ज्यादा ही आएगा, तो उसका रेसिडुअल इनकम, उसका बचा हुआ इनकम ज्यादा ही आएगा हरदम। तो यहाँ पे हम गलती कर देते, ठीक है। तो दिस एग्जांपल शोज दैट द RI सब्जेक्ट टू साइज इफेक्ट, ठीक है, साइज के ऊपर डिपेंड होता है। तो यहाँ पे वही बोलना चाह रहा है कि WT 12.5% कमा के दे रहा है, 20% कमा के दे रहा है, तो यहाँ पे W2 जीत गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे W2 यहाँ पे हार गया, RI अप्रोच लगा दिया, क्योंकि वो 24 लाख कमा के दे रहा है, 15,60,000 ही कमा के दे रहा है, तो W1 का जो RI है वो ज्यादा है, तो यहाँ पे W1 जीत गया, जो कि गलत बात है। इट कैन बी क्लियरली सीन दैट WT विच आउट परफॉर्म द W1 इन मेजर ऑफ ROI हैज अ डिसएडवांटेज ऑफ साइज इफेक्ट विच इज शॉर्ट कमिंग ऑफ RI। तो यहाँ पे ये यही कहना चाह रहा है कि उसका डिसएडवांटेज यही है बेचारे का कि उसमें इन्वेस्टमेंट 1.5 करोड़ का है, और उसमें इन्वेस्टमेंट 9 करोड़ 60 लाख का है। यहाँ पे लगा के देखो 9 करोड़ 60 लाख का इन्वेस्टमेंट, बताओ वो हीरो बन जाएगा। देखो इंटू 20% कमा रहा है, 1 करोड़ 92 लाख कमा के देगा तुमको, अगर 20% अगर सेम इन्वेस्टमेंट रहता तो वो हीरो बन जाता था, RI और ROI दोनों में हीरो बन जाता था, समझा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे हमारी गलती होगी, जब तुम्हारा साइज सेम नहीं रहेगा तो RI से मत लगाना, ठीक है, RI मत लगाना, याद रखना। याद क्या रखना है इसमें, ये कॉन्सेप्ट सिंपल तो है, तुम जो एग्जांपल दिया वही याद रखना, 1 लाख और 10,000 रुपए वाला, ठीक है। तो होप तुमको रेसिडुअल इनकम अप्रोच और RI अप्रोच, तो तुमको ये दो चीज समझ गए होगी। आते हम लोग बिगिनिंग में स्टार्ट से, ठीक है। तो तुमने ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पढ़ लिया, रेसिडुअल इनकम अप्रोच पढ़ लिया, अब इसके ऊपर जो इलस्ट्रेशन है उसको सॉल्व कर लेते तो एकदम पक्का हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो इसका हम इलस्ट्रेशन भी कर लेंगे। चलो आओ इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आते हैं। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1, LNG लिमिटेड हैज 3 डिवीजन, इनके ना 3 डिवीजन है। इट्स डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 14%, मतलब उनका डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 14% है। क्यों, क्योंकि उतना उनको चाहिए कम से कम, ठीक है। द ऑपरेटिंग असेट एंड इनकम फॉर ईच डिवीजन आर एज फॉलोज। देखो ऑपरेटिंग असेट दिया, ऑपरेटिंग इनकम दिया ईच डिवीजन का, ठीक है। देखो ऑपरेटिंग असेट इसका कितना, L का 19,20,000, इसमें इतना असेट है, इतना असेट को ऑपरेट करके वो इनकम जनरेट कर रहा है। N में 10,50,000 का असेट्स है, एंड G में 12,30,000 का इन्वेस्टमेंट असेट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो उसको। ऑपरेटिंग इनकम ये कितना कमा के दे रहा है, 3,45,600 कमा के दे रहा है, ये 1,73,250 कमा के दे रहा है, एंड ये 1,67,280 कमा के दे रहा है। ओवरऑल कंपनी 6,86,000 कमा रही है 42 लाख के इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। LNG लिमिटेड has 8 लाख ऑफ एडिशनल कैश टू इन्वेस्ट इन वन ऑफ इट्स बिजनेस। अभी LNG है ना, LNG डिपार्टमेंट, ये इसके पास ना 8 लाख का इन्वेस्टमेंट है, ये 8 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जो तीनों में से कोई एक डिवीजन में कर सकता है, ठीक है। तीनों में से अब कौन से डिवीजन में करे वो चेक करना है हमको, ठीक है। अब कैसे चेक करेंगे, देखो मुझे तो पहले ना यहाँ पे ROI बता दो। देखो ये 3,45,600 कमा रहा है 19,20,000 के इन्वेस्टमेंट पे, तो कितना कमा के दे रहा है, 3,45,600 इंटू 100 डिवाइड बाय 19,20,000, तो ये 18% का इन्वेस्टमेंट दे रहा है, ठीक है। ये 18% का इन्वेस्टमेंट दे रहा है, सॉरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहा है। ये सेकंड वाला 1,73,250 डिवाइड बाय 10,50,000, तो ये 16.5% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहा है। 1,67,280 डिवाइड बाय 12,30,000,
तो ये 13.6% का इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहा है। आगे आते हैं। The divisional managers have identified investment opportunities that are expected to yield following ROIs। ठीक है, अभी ये क्या बोल रहा है कि LNG 8 लाख का इन्वेस्टमेंट करेगा ना, तो उससे LNG में कितना कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट ROI मिलेगा। देखो, तो 8 लाख का इन्वेस्ट करने पे L को एक्स्ट्रा 16% का ROI मिलेगा, मतलब 8 लाख के ऊपर 16%, तो ये जनरेट करेगा 1,28,000। ठीक है, एन को 12% मिलेगा। ठीक है, एन 12% जनरेट कर पाएगा और जी जो है 15% जनरेट कर पाएगा, ये इन्वेस्टमेंट से, ये 8 लाख के इन्वेस्टमेंट से। अब आगे देखो, कैलकुलेट ROI एट प्रेजेंट फॉर ईच डिवीजन एंड स्टेट विच डिवीजन मैनेजर इज करंटली प्रोवाइडिंग द हाईएस्ट ROI। तो मैंने तीनों का ROI यहीं पे निकाल लिया और सबसे ज्यादा ROI मुझे एल डिवीजन प्राप्त करके दे रहा है। ठीक है, एल डिवीजन मुझे सबसे ज्यादा ROI ला के दे रहा है, सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कौन ला के दे रहा है? एल ला के दे रहा है। चलो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन भी करा देता हूँ। देखो, फर्स्ट ROI निकालना है हमें। ठीक है, पहला कौन है? LNG। एल का ROI निकालना है, तो कितना ऑपरेटिंग इनकम है? देखो, फॉर्मूला लिखना रहेगा ना, तो ऐसा लिख लेने का, ऑपरेटिंग इनकम, वही लोग का क्वेश्चन ही छापने का जो क्वेश्चन में लिखा, ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय ऑपरेटिंग एसेट। ऐसा का फॉर्मूला नाम की चीज नहीं होती है, इंटू 100। ठीक है, कितना कितना कमा के दे रहा है? 3,45,600, सब जगह नहीं लिखूंगा, 3,45,600 डिवाइड बाय हाउ मच, कितना इन्वेस्टमेंट करके? 19,20,000 का इन्वेस्टमेंट करके, इंटू 100, कितना हो गया? 18%। 18%। ठीक है, अभी एन का देख लेते हैं। एन का डायरेक्ट 173,250, 173,250 कमा के दे रहा है आउट ऑफ 10,50,000 इन्वेस्ट किया हमने, 10,50,000, कितना कमा के देगा? 1,73,250। तो कितना परसेंट आया था? 16.5%। तो ये मेरा आ गया 16.5%। ठीक है, थर्ड 1,67,280, जी 1,67,280 डिवाइड बाय कितना इन्वेस्टमेंट किया? 12,30,000 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा? 1,67,280, 13.60%। ठीक है, इतना समझ में ROI मैंने निकाल दिया तीनों का। और क्या बोला? डिवीजन मैनेजर कौन सबसे ज्यादा दे रहा है, तो मैंने लिख दिया एल जो है सबसे हाईएस्ट प्रोवाइड करके दे रहा है मुझे, दैट इज 18%। ठीक है, तीनों में से। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन सेकंड, बेस्ड ऑन ROI आइडेंटिफाई द डिवीजन मैनेजर हु वुड बी मोस्ट एगर टू एक्सेप्ट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट फंड। अभी देखो, कौन सा ऐसा मैनेजर है, कौन सा ऐसा डिवीजन है, कौन सा ऐसा तीनों में से डिवीजन है जो तुम्हें ऐसा देख के लग रहा है कि वो ये 8 लाख के इन्वेस्टमेंट के पीछे ऐसा भागेगा, मुझे चाहिए, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। ठीक है, कौन बोलेगा ऐसा? तो मैं बताता हूँ कौन बोलेगा। देखो, रुको, ऐसा कौन? ऐसा डिवीजन जिसका ROI ना, ये ROI जो आने वाला ROI है 8 लाख के ऊपर जो एक्स्ट्रा इनकम मिलने वाला है, जो ROI मिलने वाला है, अगर उस डिवीजन का ROI, करंट ROI, जो करंट ROI हमने निकाला, वो अगर कम होगा तो वो वाला बोलेगा ये वाला मुझे आने दो, ये 8 लाख का इन्वेस्टमेंट मेरे में आने दो ताकि मेरा ROI बढ़ जाए। ठीक है, देखते हो कौन सा डिवीजन है वो। देखो, एल का करंटली ROI कितना? 18% है। ठीक है, और एक्सपेक्टेड ROI कितना? अगर 8 लाख का इन्वेस्टमेंट करेगा तो 16% मिलेगा। तो क्या वो आने देगा क्या? इसमें नहीं आने देगा ना। देखो, मैं बताता हूं क्यों नहीं आने देगा। देखो, तुम लोगों को मैं अच्छे से बताता हूं। देखो, पहला एल का करंट इन्वेस्टमेंट बताओ और करंट इनकम बताओ, करंट इन्वेस्टमेंट एंड इनकम और ROI। देखो, करंट इन्वेस्टमेंट एल का कितना है? देखो, पूरा एकदम अच्छे से कर लेते हैं। एल का सेकंड वाला, एल की बात कर रहे हैं। एल का करंट इन्वेस्टमेंट जो ऑपरेटिंग एसेट है 19,20,000 का। ठीक है, ये 19,20,000 का। 19,20,000 का, इसके ऊपर कितना इनकम कमा के दे रहा है? 3,45,600 का, 3,45,600 का, इतना कमा के दे रहा है। ठीक है, कितना परसेंट है? 3,45,600 डिवाइड बाय 19,20,000, ये 18% इनकम कमा के दे रहा है। अब जो न्यू इन्वेस्टमेंट है, तीनों डिवीजन में से एक में कर सकता है वो। ठीक है, कौन? LNG लिमिटेड। 8 लाख का इन्वेस्टमेंट है, अगर ये चलो एल में डाल दिया मैंने, 8 लाख का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे डाल दिया। ठीक है,
तो 8 लाख के ऊपर कितना कितना परसेंट इसको इनकम मिलेगा ROI, ये एक्सपेक्टेड ROI 16% इसका, ठीक है। एल को मिलेगा, ठीक है, 16% मिलेगा। तो कितना मिलेगा 8 लाख का 16%, 1,28,000 हो जाएगा। तो ओवरऑल कितना इनकम इसको जनरेट होगा, 3,45,600 पहले हो रहा था, 1,28,000 अभी होगा, तो 4,73,600 हो जाएगा इसका इनकम, ठीक है। इनकम तो इसका बढ़ जाएगा। और इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 19,20,000 प्लस 8 लाख, ठीक है, 27,20,000। तो इसका ओवरऑल ROI जो होगा वो कितना परसेंट होगा, 4,73,600 डिवाइड बाय 27,20,000 इंटू 100। तो उसका ओवरऑल जो ROI है 17.41% रहेगा, जो कि गिर जाएगा ना। क्यों गिरेगा, क्योंकि इसका प्रेजेंटली जो ROI वो ज्यादा है और जो आने वाला इन्वेस्टमेंट उससे ROI जो कम है। तो आने वाली चीज से अगर वो कम है तो उसका ओवरऑल ROI तो गिर ही जाएगा ना, सिंपल। उसको 18% या तो 18% से ज्यादा वाला इन्वेस्टमेंट चाहिए, उससे कम वाला इन्वेस्टमेंट उसको चाहिए ही नहीं। तो एल तो बोलेगा नहीं भैया हमको चाहिए ही नहीं। अभी देखो मैं एक तुमको एक्सप्लेन करके बता दिया, अभी बाकी दो का ऐसे डिसीजन लेते हैं। जो एन का अभी करंटली 16.5 है और ये आने से उसको कितना मिलेगा 12 मिलेगा, तो इसका भी तो गिर जाएगा ना ओवरऑल, तो ये भी नहीं लेगा। अभी आते हैं जी पे, जी का 13.6% है अभी करंटली ROI, और नया इन्वेस्टमेंट आने की वजह से इसका ROI 15%, दूसरा वाला जो 8 लाख के ऊपर ROI 15% मिलेगा, तो इसका ओवरऑल ROI तो बढ़ जाएगा ना। देखो कैसे बढ़ जाएगा बताता हूँ। जी का देखो करंट, अभी देखो करंट इन्वेस्टमेंट कितना है जी में, करंट इन्वेस्टमेंट 12,30,000 का है, 12,30,000 का है। और उसको कितना इनकम मिल रहा है उसके ऊपर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे लिखता हूँ करंट, अभी सही बना ना, यहाँ पे लिखता हूँ प्रोपोस्ट, ये मेरा इन्वेस्टमेंट इनकम, ये करंट, ये प्रोपोस्ट, ठीक है। अब देखो 12,30,000 का इसका करंट इन्वेस्टमेंट है और उसके ऊपर इनकम कितना 1,67,280, 1,67,280। अब आने वाला जो है 8 लाख है और इसके ऊपर वो कितना इनकम कमा पाएगा 15% कमा पाएगा जी, 15%, तो 8 लाख के ऊपर 15%, दैट इज तुम्हारा 1,20,000। और ऊपर कितना 1,67,280, 100 डिवाइड बाय 12,30,000, तो 13.6। तो अभी ये जो करंट सिनारियो में है उसका जो ROI वो बहुत ही कम है, ठीक है, और ये प्रपोज वाले में ज्यादा है। तो देखो ओवरऑल कितना कमा पाएगा 1,67,280 प्लस ये आने के बाद इसका टोटल इनकम हो जाएगा 2,87,280 और ये 20,30,000 हो जाएगा। तो इसका इन्वेस्टमेंट, इसका अर्निंग कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 20 लाख, ROI कितना हो जाएगा इसका इंटू 100, 14.15% हो जाएगा। तो इसका देखो ROI इसका बढ़ गया ना, 13.6 से 14.5 होगा। क्यों, क्योंकि इसका आने वाला जो प्रोजेक्ट है उससे वो 15% कमाएगा, जो कि इसका करंट ROI से ज्यादा है। इतना समझ में आता है ना। हाँ, तो 13.6 से इसका वो ROI जो नया वाला प्रोजेक्ट है उससे ज्यादा है, तो उसका ओवरऑल ROI बढ़ जाएगा। तो सबसे ज्यादा अगर कोई पीछे पड़ेगा इस प्रोजेक्ट के तो जी वाला डिवीजन पड़ेगा, बोलेगा मुझे चाहिए। एल और एन तो पहले दूर से ना बोल देंगे, ठीक है, दूर से ही बाय बाय। तो एल और एन नहीं, तो हमने तोड़ दिया पूरे सेकंड वाले पार्ट को। तो वुड बी द मोस्ट टाइगर टू एक्सेप्ट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट फंड, तो हमने बता दिया कि जो जी है वो सबसे ज्यादा पीछे पड़ेगा इस प्रोजेक्ट के। आगे क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन ROI आइडेंटिफाई द डिवीजन मैनेजर हु वुड बी लीस्ट ईगर टू एक्सेप्ट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट। कौन बहुत ही कम बोलेगा नहीं मुझे तो ये चीज चाहिए ही नहीं, कौन, तो जिसका सबसे ज्यादा ROI गिरेगा ओवरऑल। देखो ये जो है हमने कैलकुलेशन कर लिया एल के लिए, एन जी, चलो जी एन के लिए भी कर ही लेते तो हम बता पाएंगे कि कौन सबसे, ऐसे भी मैं बता लूंगा लेकिन चलो तुमको ऐसे समझ में आ रहा है तो ऐसे बता देता हूँ। ये इन्वेस्टमेंट है, ये इनकम है और ROI मुझे ना, चलो छोड़ो, करंट ये तुमको देख के समझ में आ ही रहा होगा, लिखने का मन नहीं करता। प्रोपोज, अब देखो इन्वेस्टमेंट, इसमें कितना जी में 10,50,000, अभी करंटली कितना 10,50,000 और इनकम जनरेट हो रहा है 1,73,250, यही है ना 1,73,250, ठीक है। और जी को कितना मिलेगा अभी, एन को कितना मिलेगा 12% मिलेगा, 12%, तो एन के बारे में लिख रहा हूँ ना मैं, हाँ 12% मिलेगा अभी। और अभी कितना मिल रहा है 10,50,000, 1,73,250 डिवाइड बाय 10,50,000, अभी मिल रहा है 16.5%, यही था ना प्रेजेंट ROI, और आई 16.5% था। अभी 8 लाख का इन्वेस्टमेंट करेंगे
प्रपोज कर रहे सोच रहे, तो 8 लाख के ऊपर 12% इसको मिलेगा, 96,000 मिलेगा। तो अभी तो ओवरऑल कितना हो जाएगा आफ्टर प्रपोज वाले के साथ ऐड करेंगे तो 1,73,250 प्लस 96,000, ये हो जाएगा 2,69,250। ये कितना हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, कितना 10,50,000 है ना, 10,50,000, 18,50,000, ठीक है। तो डिवाइड बाय 18,50,000 इंटू 100, 14.55%। अब देखो इसका 16.5% से 14.55 हो जाएगा, मतलब कितना गिर जाएगा, 16.5 माइनस 14.55, इसका 1.95 अराउंड 2% से इसका आरओआई गिरेगा। और देखो जी का तो बढ़ रहा है, वो तो खुशी है, ठीक है। एल का क्या हो रहा है, 18 से 17.41 हो रहा है, मतलब इसका ज्यादा नहीं गिर रहा है। अगर ये इन्वेस्टमेंट आएगा तो इसका 0.5% ही सिर्फ गिर रहा है आरओआई, तो इसको ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। अगर जबरदस्ती बिजनेस डिवीजन जो एलएनजी लिमिटेड डाल भी देता है इसके में इन्वेस्टमेंट, तो इसको ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। सबसे ज्यादा तकलीफ होगा एन को, एन का ना 2% से गिर जाएगा आरओआई, तो वो ज्यादा तकलीफ की बात है। अभी देखो मैं डायरेक्ट भी पता कर सकता था, देखो कैसे पता कर सकता था, यहाँ देखो जी एल का, देखो जी को तो बाहर ही निकालता, जी 13.6 से 15 हो रहा था, इसका बढ़ रहा है, तो ये तो ना वाले में तो आएगा नहीं। ना वाले में सिर्फ दो लोग हैं, एल और एन, ये दो लोग हैं। अभी एल भी ना बोल रहा है, एन भी ना बोल रहा है, सबसे ज्यादा ना कौन बोलेगा, 10 बार ना कौन बोलेगा। देखो 18 से इसका 16 हो गया, तो इसका 2% से देख रहे, तो अगर एक्सपेक्टेड और सिर्फ 2% का गैप है, वो एवरेज निकालेंगे तो कम हो जाएगा। एन का क्या बोला, 16.5 से 12 है, इसका 4.5% से गिर रहा है, तो एवरेज में ज्यादा इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो एन जो है सबसे ज्यादा ना बोलेगा, हमने कैलकुलेशन भी यहाँ पे कर लिया, एन जो है वो 14.5 पे आ गया, 16.5 से 2% से गिरा, और जबकि एल जो है वो 18 से 17.4 से गिरा। तो एल जो है, जी जो है सबसे ज्यादा लीस्ट एगर होगा, जी नहीं सॉरी एन जो होगा लीस्ट एगर होगा पे एक्सेप्ट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट फंड्स। अभी क्या बोल रहा है, स्टेट द डिवीजन दैट ऑफर्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एलएनजी लिमिटेड। कौन सा ऐसा डिवीजन है जो ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी देगा फॉर एलएनजी लिमिटेड के लिए। तो हमने यहाँ पे चेक किया कि जो एल है वही सबसे ज्यादा इनकम लाके दे रहा है ना इसको, एल जो है वो 1,20,000 लाके दे रहा है, जबकि जी 1,20,000 लाके दे रहा है, ये एल जो है 1,28,000 लाके देगा, और ये 96,000 लाके देगा। तो सबसे ज्यादा 16% एल ही लाके देगा ना, तो सबसे ज्यादा डिवीजन में अगर एज ए होल कंपनी देखा है तो एल जो है बेनिफिट ज्यादा करके दे रहा है, ठीक है। तो ये हमने बता दिया कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी कौन सा एलएनजी के लिए कौन है। डिस्कस द, कौन सा डिवीजन है, डिस्कस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिक्वायरमेंट्स 2 and 4। अभी बोल रहा है 2 and 4, इसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट है। तो 4 में हम एज ए कंपनी होल देख रहे हैं कि कंपनी को कौन सा डिवीजन बेनिफिट करके दे रहा है। कंपनी को चाहिए 14%, ठीक है, कंपनी का 14% चाहिए ना रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न, और एल तो 14 से ज्यादा लाके दे रहा है 16%, तो और जी 15% लाके दे रहा है, जो कि एल से तो कम ही है, एल 16 और एन तो 12%, एन तो हटा ही दो, एन तो लाके नहीं दे रहा है। तो इसके लिए अगर एज ए कंपनी होल देखा जाए तो 16% एल सबसे ज्यादा लाके दे रहा है, ये हम कंपनी की तरफ से सोच रहे हैं फोर्थ पॉइंट में। और सेकंड पॉइंट में हम क्या सोच रहे हैं, सिर्फ डिवीजन वाइज देख रहे हैं कि कौन सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाने का, कौन सा डिवीजन जो है वो सबसे ज्यादा सोचेगा कि मुझ में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। एज ए ये हम क्या सोच रहे हैं, डिवीजन वाइज सोच रहे हैं। आइडेंटिफाई द डिवीजन मैनेजर वुड बी मोस्ट एगर टू एक्सेप्ट। तो हमने यहाँ देखा था कि जी जो होगा वो मोस्ट एगर टू एक्सेप्ट रहेगा। तो यहाँ पे डिवीजन वाइज देख रहे थे, गोल कांग्रेस का कॉन्सेप्ट आया था इसमें कि डिवीजन अपने प्रॉफिट को देख रहा है, ना कि कंपनी के प्रॉफिट को देख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जी अगर लाता भी है 15% इसको, तो कंपनी को सिर्फ 1% का बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे एल सबसे ज्यादा प्रॉफिट में है कंपनी के लिए। एडवाइस हाउ द रेसिडुअल इनकम परफॉर्मेंस मेजर कुड बी यूज्ड टू मोटिवेट द मैनेजर टू। अभी देखो इसमें अगर रेसिडुअल इनकम अप्रोच लगा देंगे ना तो यहाँ पे शांति हो जाएगी। यहाँ पे देखो सबके लिए साइज का 8-8 लाख का है। अभी कौन 8-8 लाख के ऊपर सबके ऊपर लगा देंगे, ये 16% कमा देगा, 12%। अभी देखो मैं यहाँ पे रेसिडुअल इनकम लगा करके दिखाता हूँ, तुमको समझ में आ जाएगा एकदम अच्छे से। ऐसा बोलते रहोगे तो समझ में नहीं आएगा। रेसिडुअल इनकम से ना ये लोग खुश हो जाएंगे, मतलब जो प्रॉपर डिसीजन होना चाहिए वही डिसीजन होगा, क्योंकि साइज सेम है ना। देखो एल, अरे यार रेसिडुअल इनकम अप्रोच लगा रहा हूँ, कुछ अलग कलर से लगाएंगे, एल एन एन जी, ठीक है, ये दोनों। अभी देखो इसमें इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, 8 लाख हो रहा है, दो तीनों में 8 लाख का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 8 लाख 8 लाख, ठीक है। कितना कमा के देगा इनटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना इसके ऊपर, देखो यहाँ पे एल में 16, 12 एंड 15 है, ये 16% मिलेगा, इसमें 12% मिलेगा, इसमें 15% मिलेगा। तो कितना कमा के मिलेगा, 8 लाख के ऊपर 16% इंटू 16%, तो यहाँ पे 1,28,000 मिलेगा और 12%, यहाँ पे 96,000 मिलेगा और यहाँ पे 15%, 1,20,000 मिलेगा।
अब देखो कंपनी को कितना चाहिए था, कंपनी को रिक्वायर्ड 14% है कंपनी का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट, तो कंपनी का आरआर कितना है 14%, तो 8 लाख के ऊपर कंपनी को कितना चाहिए 14% चाहिए, ये तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कंपनी का 1,12,000 1,12,000 1 लाख, अरे यार 1,12,000, ठीक है। तो रेसिडुअल इनकम क्या बचा हुआ इनकम कितना हुआ 1,28,000 माइनस 1,12,000, तो ये 16,000 हुआ, 96,000 माइनस, ये तो लॉस में चला गया तो कंपनी को लॉस में लेके जा रहा है, 16,000 लॉस में, और ये 1,20,000 माइनस 1,08,000 है। तो अगर रेसिडुअल इनकम के अप्रोच से अगर हम मेजर करने लगे तो एल डिवीजन फटाक से भाग के आएगा, बोलेगा मुझे मुझे, मुझे चाहिए इन्वेस्टमेंट, और कंपनी पे वही चाहती थी कि एल ही भाग के आए क्योंकि एल ही सबसे ज्यादा कमा के दे रहा था, तो यहाँ पे एल जीत जाएगा, ठीक है। एन तो निकल जाएगा, गेम से ही बाहर हो जाएगा क्योंकि एन बोलेगा तो मेरा तो ओवरऑल डिवीजन का मेरा खुद का इनकम जो है कम हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें प्लस करूंगा करंट वाला, तो ये तो प्रपोज है, करंट वाला प्लस करूंगा तो इसका और गिर जाएगा, तो ये तो ना ही बोल देगा, ठीक है। और जी का भी 8,000 ही है, तो जी भी ज्यादा कमा के नहीं दे रहा कंपनी को, जबकि हाँ बोलेगा, लेकिन कंपनी क्या देखेगी कि रेसिडुअल इनकम किसका ज्यादा एल का, तो एल में डालना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोलना चाह रहा है ये क्वेश्चन में कि एडवाइस हाउ द रेसिडुअल इनकम परफॉर्मेंस मेजर कुड बी यूज्ड टू मोटिवेट द मैनेजर टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो अगर रेसिडुअल इनकम पर लगाएंगे तो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी में लोग सोचेंगे, क्यों, क्योंकि एल जो है एल बोलेगा कि सबसे मेरे को प्रॉफिट तो आ रहा है, मुझे प्लस में दिख रहा है ना, मुझे 1 रुपए प्लस में दिखेगा, देखो 16,000 यहाँ प्लस में दिख रहा है। अगर कंपनी के आरआई से ज्यादा कमा रहे, कंपनी के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा कमा रहा है, तो वो बोलेगा हाँ ठीक है मेरे मेंशन कर दो, ऐसा बोल देगा वो, ठीक है। उसको भले 1 रुपए एक्स्ट्रा मिले, तो इसके लिए एल बोल देगा हाँ ठीक है मेरे मेंशन कर दो, वही कंपनी भी चाहती थी एज ए होल। तो इतना समझ में आया, तो ये क्वेश्चन हो गया अपना फिनिश, इसमें कुछ नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आया। अभी देखो अभी और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये इसका ही आरओआई आरआई का, तो तुमको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। 1 मिनट का ब्रेक लेकर करते, टेस्ट और नॉलेज का क्वेश्चन है। चलो टेस्ट और नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, जो कि अपना आरआई और आरओआई से रिलेटेड है, ठीक है। चलो आरआई क्वेश्चन नंबर 1 टेस्ट और नॉलेज का, Y Limited has 3 autonomous division. The division are evaluated on the basis of ROI. बोल रहा है कि ROI के बेसिस पे हम इसको क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं बिजनेस के इनके डिविजन्स को, विथ ईयर एंड बोनसेस गिवन टू डिविजनल मैनेजर्स हु हैव द हाईएस्ट ROI। जिसका हाईएस्ट ROI रहेगा उनको क्या मिलेगा, डिवीजन बोनस मिलेगा उनको, ठीक है, उस डिवीजन को। ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ डिवीजन 2 फॉर द लास्ट ईयर आर गिवन बिलो। सेल्स कितना होता है 2 करोड़ 10 लाख का, लेस वेरिएबल एक्सपेंसेस था 1 करोड़ 26 लाख का, कंट्रोलेबल मार्जिन 84 लाख, फिक्स एक्सपेंसेस 67 लाख 20,000, नेट ऑपरेटिंग इनकम आया इनका 16 लाख 80,000, और इनमें इन्वेस्ट किया गया था 52 लाख 50,000 का। तो अगर 52 लाख इन्वेस्ट किया, 52 लाख 50,000 इन्वेस्ट किया और 16 लाख इनकम इन्होंने निकाला, तो कितना परसेंट इन्होंने कमाया, 32% इन्होंने इनकम कमा के दिया कंपनी को, ठीक है। इतना समझ में आया। क्या क्या मैंने ऑपरेटिंग इनकम कितना है तुम्हारा 52 लाख 50 के ऊपर, इतना तुमने कमा के दिया, इतना तुमने कंपनी ने डाला था, ठीक है। तो ये आ गया 32% कमा के दिया। द कंपनीज ओवरऑल आरओआई फॉर द लास्ट ईयर इज 18%। जो कंपनी का टोटल आरओआई था ओवरऑल वो 18% था, कंसिडरिंग ऑल डिवीजन, हर एक डिवीजन को लेके। डिवीजन 2 हैज एन अपॉर्चुनिटी टू ऐड अ न्यू प्रोडक्ट लाइन दैट वुड रिक्वायर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 30 लाख। डिवीजन 2 में ना हम लोग ये जो डिवीजन की बात कर रहे हैं उस डिवीजन में डिवीजन 2 का डेटा दिया हुआ है, तो उस डिवीजन में हम 30 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अदर डिटेल क्या दिया हुआ है इस न्यू प्रोडक्ट लाइन का, कि इस 30 लाख के इन्वेस्टमेंट से तुम 90 लाख का सेल्स करोगे, उसमें से 65% ऑफ सेल्स तुम्हारा वेरिएबल एक्सपेंसेस रहेगा 65%, एंड फिक्स एक्सपेंसेस 25 लाख 20,000 रहेगा, 5 साल का ये प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है, इसका लाइफ साइकिल का प्रोडक्ट रहेगा। कैलकुलेट लास्ट ईयर आरओआई ऑफ द डिवीजन, तो हमने अभी तो निकाल दिया लास्ट और आरओआई। चलो देखो सॉल्यूशन, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। आरओआई बोला लास्ट ईयर का निकालने के लिए, तो आरओआई ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है। कितना इनकम हुआ था 16 लाख 80,000 का इनकम हुआ था, और कितना टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ था 2 लाख 50,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ था। तो 52 लाख 50,000 इंटू 100 कर देंगे तो आ जाएगा 32%, दैट इज लास्ट ईयर का आरओआई, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, डिस्कस वेदर द मैनेजर ऑफ डिवीजन 2 वुड एक्सेप्ट और रिजेक्ट द न्यू प्रोडक्ट लाइन इफ ही टेक डिसीजन बेस्ड ऑन सोनली ऑन द डिविजनल आरओआई। अगर वो आरओआई अपना डिवीजन का देख के
क्या वो क्या डिसीजन लेगा वो कि हमको ये 30 लाख का जो नया इन्वेस्टमेंट है, ये जो नया प्रोडक्ट लाइन है, ये इन्वेस्टमेंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो देखो अगर ये 30 लाख के इन्वेस्टमेंट से अगर इसका जो ROI है वो अगर ओवरऑल ROI बढ़ेगा तो ये डिवीजन में इन्वेस्टमेंट होने देगा। अगर इनका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा इस डिवीजन का तो ये डिवीजन में ROI इसका अगर गिरेगा तो इस डिवीजन में इन्वेस्टमेंट होने नहीं देगा। तो चलो चेक कर लेते 30 लाख के इन्वेस्टमेंट से कितना प्रॉफिट होगा। देखो 90 लाख का तुम्हारा सेल्स होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे तुम्हारा सेल्स होगा 90 लाख का, उसमें से तुम्हारा लेस हो जाएगा वेरिएबल एक्सपेंस जो कि तुम्हारा 65% है, ठीक है। तो कितना है 90 लाख का 65%, 90 लाख इंटू 65%, दैट इज 58 लाख 50,000, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा माइनस 90 लाख 31 लाख 50,000, ठीक है। उसमें से फिक्स खर्चा तुम्हारा कितना है 25 लाख 20,000 का फिक्स एक्सपेंस है। तो 25 लाख 20,000 इसमें से हटा दो तो तुमको कितना इनकम कितना हो रहा है 6,30,000 का इनकम हो रहा है। तो तुम 6,30,000 कमा रहे हो, कितना 30 लाख डाल के 30 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था ना, 30 लाख डाल के 6,30,000 कमा रहे हो। तो ROI ऑफ न्यू प्रोडक्ट कितना है 21% ही है। तो इसका अभी करंटली 32 चल रहा है, ठीक है। 32 इनका प्रीवियस ईयर का, ये नया वाला इन्वेस्टमेंट करेगा 21% से ROI आएगा, इसको मिलेगा। तो इसका ओवरऑल ROI तो गिर जाएगा ना, कैसे गिर जाएगा। चलो देखो लास्ट टाइम इसने कितना किया था 52 लाख इन्वेस्टमेंट, 52 लाख 50,000 का इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। और इसके ऊपर कितना अर्न कर रहा था लास्ट टाइम, देखो 16,80,000 ये नेट ऑपरेटिंग इनकम 16,80,000 अर्न कर रहा था, 16,80,000 इनकम। करंट वाले प्रोजेक्ट से 30 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा और अर्निंग कितना होगा यहाँ पे हमने निकाला 6,30,000 का। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 52 लाख 50,000 प्लस 30 लाख, दैट इज 82 लाख 50,000। और ओवरऑल अर्निंग कितना हो जाएगा 16,80,000 प्लस 6,30,000, 23 लाख 10,000। तो 23 लाख कमा रहा है, 23 लाख 10,000 कमाएगा टोटल 82 लाख 50,000 पे। तो कितना हो जाएगा इसका ROI चेक करो, डिवाइड बाय 82 लाख 50,000, 28% हो जाएगा। तो पहले इसका 32% था, इस 21% के आने की वजह से इसका ROI गिर के 28% हो जाएगा। तो 4% से इसका ROI गिर जाएगा। तो क्या ये चाहेगा क्या मेरा इसमें ये इन्वेस्टमेंट हो, नहीं चाहेगा ना। तो वही यहाँ पे बताना था, डिस्कस विद द मैनेजर डिवीजन 2 वुड एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो इट विल रिजेक्टेड बाय द मैनेजर ऑफ डिवीजन 2 बिकॉज ओवरऑल जो इनका ROI है वो 32% से 28% हो जाएगा, जो कि 4% से गिर जाएगा। तो डिवीजन 2 would be least eager to accept this investment. Advise how residual income approach can be used as an alternative financial measure for evaluation of the manager performance in the best interest of the company. अभी देखो रेसिडुअल इनकम अप्रोच अगर मैं इसमें लाता हूं तो देखो तो 30 लाख का इन्वेस्टमेंट है। अब सिंपल कंपनी को कितना चाहिए, कंपनी को तो ओवरऑल 18% ही चाहिए ना। कंपनी का लास्ट ईयर 18 था तो कंपनी को ओवरऑल 18% ही चाहिए। तो कंपनी को चाहिए इसके ऊपर 18%, ठीक है। लेकिन ये कमा कितना रहा है, ये तो कमा रहा है 6,30,000। देखो 30 लाख के ऊपर कंपनी को चाहिए 18%, मतलब कितना चाहिए 30 लाख का 18%, 5,40,000 चाहिए कंपनी को, ठीक है। और ये कमा कितना रहा है, ये कमा तो 6,30,000 रहा है। तो बच गया कितना, रेसिडुअल इनकम कितना बच गया माइनस 6,30,000, 90,000 बच गया। तो ये इसका प्रॉफिट में ये इसका एब्सोल्यूट टर्म्स में तो इंक्रीज होगा ना अमाउंट, ये जो प्रॉफिट है इसका इंक्रीज होगा। तो ये क्या चाहेगा कि हाँ अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो रेसिडुअल इनकम अप्रोच यही बोलता है एब्सोल्यूट टर्म्स में कि जो अगर इसको प्रॉफिट दिख रहा है तो हाँ करेगा, बोलेगा हाँ ठीक है मेरा ओवरऑल रेसिडुअल इनकम अप्रोच के बेसिस पे अगर तुम परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हो ना तो ठीक है। तो हमारे लिए तो 90,000 इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो मैं क्या करूंगा, एक्स्ट्रा इनकम मुझे मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा, इसको एक्सेप्ट कर दूंगा, ठीक है।
तो ये तीनों का आंसर था अपना। अभी देखो आयशा क्या बोलता है, देखो 21% और 32% ये हो गया। अभी यहाँ पे वो एवरेज 28% जो मैंने निकाला कि अगर 32% से 28% जाए कैसे गिर जाएगा। अब पहले का इन्वेस्टमेंट 52, अभी का इन्वेस्टमेंट 30 लाख, इसके ऊपर 36 लाख 30 कमाएगा, पहले 16,80,000 कमाता, ओवरऑल कितना उसका 28% हो जाएगा। अभी ये मैंने निकाला 90,000 रेसिडुअल इनकम अप्रोच के बेसिस पे, तो ये क्या बोलेगा, हाँ ठीक है अभी हमको अच्छा लग रहा है, अभी हमको ये एक्सेप्ट करना चाहिए ऑफर, बाकी कंपनी के लिए ये ओवरऑल अब कंपनी को प्रॉफिट होगा जी, क्योंकि ये रेसिडुअल इनकम अप्रोच लगाएगा तो एज ए कंपनी जो सोच रही थी वही ये भी सोच रहा है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ इसमें खास था नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे क्वेश्चन है, इसमें तुमको थोड़ा एनालिसिस करने को मिलेगा। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 टीवाईके का। BYD Alloy Limited फर्स्ट ओपनड इट्स डोर इन 1991 में, अपने दरवाजा उसने पहली बार 1991 में खोला था बिजनेस का, फॉर बिजनेस के लिए। एंड नाउ इट इज अ मेजर सप्लायर ऑफ मेटल सपोर्टिंग ओवर अ डजन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, मतलब दर्जनों इंडस्ट्री को अब ये क्या कहला अकेला सप्लाई कर रहा है, अकेला तो नहीं सप्लाई कर रहा लेकिन ये मेजर सप्लायर बन गया, ठीक है। मेजर सप्लायर किसका, सब मेटल्स का। एंड एम्प्लॉयज एक्सपर्ट टू सपोर्ट ईच इंडस्ट्री, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, एम्प्लॉय दे रहा है किसको, एक्सपर्ट को, सच इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। दिस इंक्लूड वुड एंड पैनल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, hearth products, site furnishing, commercial and residential construction, etc. It has gone through devotion to its customers, dedication to customer service and commitment to quality products. कहानी लिखा हुआ है। The company has 2 division, डिवीजन Y है, एक डिवीजन D है। कंपनी का ना 2 डिवीजन है। किधर गया पेंसिल, कंपनी के 2 डिवीजन है, Y एंड D। ईच डिवीजन वर्क एज एन इन्वेस्टमेंट सेंटर सेपरेटली। सैलरी ऑफ ईच डिवीजन मैनेजर इज 7,20,000। हर एक डिवीजन मैनेजर का कितना है सैलरी, 7,20,000 है पर एनम, विद द एडिशन ऑफ एन एनुअल परफॉर्मेंस रिलेटेड टू बोनस बेस्ड ऑन डिविजनल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI। अब क्या बोल रहा है, अगर किसी का ROI अच्छा रहेगा तो उनको बोनस भी मिलेगा, ठीक है। अब मिनिमम ROI कितना मिलेगा, 12% पर एनम इज एक्सपेक्टेड टू अचीव बाय ईच डिविजनल मैनेजर। बोल रहा है कि मिनिमम ROI तो हमको 12% चाहिए, उसके ऊपर जितना जाएगा तुम्हारा तुमको बोनस मिलेगा। कितना मिलेगा देखो, ए मैनेजर ओनली अचीव्स द 12% टारगेट, ही विल नॉट रिवॉर्डेड एज बोनस, क्योंकि जितना बोला था उतना ही किया, उससे एक्स्ट्रा करोगे तो ही कुछ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। हाउएवर फॉर एवरी होल 1%, आधा पौना नहीं, अगर 1% अक्खा दिख रहा है तो 1% अबव 12% से ऊपर जितना भी जाएगा एक्स्ट्रा, अगर 1% एक्स्ट्रा गया तो डिवीजन अचीव करेगा। अब बोनस इक्वल टू 3% ऑफ एनुअल सैलरी विल बी पेड, तो उसको 3% ऑफ एनुअल सैलरी मिलेगा। अगर उसका 12% से 13% गया तो उसको कितना 3% एक्स्ट्रा मिलेगा, उसके सैलरी का बोनस मिलेगा। ऐसे 7,20,000 सैलरी पर एनम तो उसका 3% उसको बोनस मिल जाएगा। अगर 2% एक्स्ट्रा गया, मतलब 12% से 14% गया तो उसको 6% बोनस मिलेगा। दैट इज 1% के लिए 3% बोनस, ठीक है। इतना समझ में आता है। लेकिन मैक्सिमम उसको 20% ऑफ एनुअल सैलरी बोनस मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम 20% मिलेगा। द फिगर्स बिलोंगिंग टू द ईयर एंड 31 मार्च 2021 आर एज गिवन बिलो। अब देखो डिवीजन Y एंड डिवीजन D, रेवेन्यू कितना है 29,000 एंड 70,400 है, ये रेवेन्यू है, ठीक है, ये प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट कितना है 5290 एंड 3940 है। लेस हेड ऑफिस कॉस्ट। अब इसके बाद से ना मैं देखने बंद कर दूंगा क्यों हेड ऑफिस कॉस्ट आया बीच में, हाँ क्यों आया, ये मेरे कंट्रोल में है क्या, हेड ऑफिस कॉस्ट नहीं है ना मेरे कंट्रोल में, तो इसको मैं लेस करके, मेरा अभी काम इधर ही पे, मैं ये प्रॉफिट ही देकर जो भी कैलकुलेशन करूंगा ये इतना ये प्रॉफिट देकर करूंगा, ठीक है। हेड ऑफिस की कॉस्ट इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ मी, नॉट इन कंट्रोल ऑफ डिवीजन Y एंड डिवीजन D, इट इज कंट्रोलेबल बाय द हेड ऑफिस, ठीक है। तो अगर वो कंट्रोल कर रहे हैं तो उसका जो कॉस्ट है उससे लेना देना मेरा है ही नहीं, तो मेरे प्रॉफिट में से उसको माइनस करने का नहीं, ठीक है। मैं अभी अपने प्रॉफिट के ऊपर काम करूंगा। अब आगे क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट, तो ये भी मैंने देखूंगा, ये भी मैंने देखूंगा, ठीक है, ये दोनों चीज मैंने देखूंगा। आगे क्या बोल रहा है, हाँ अभी यहाँ से काम की चीज है। नॉन करंट एसेट्स, मेरे बिजनेस में नॉन करंट एसेट 19,520 का है, कैश इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल 4,960 का है, एंड ट्रेड पेबल मेरा 5,920 का है। तो मेरा नेट एसेट कितना है मेरे बिजनेस में, देखो अगर मैं ये इसको 90,520 मेरा एसेट साइड है, ठीक है। देखो नेट एसेट मेरा कितना है, कौन से डिवीजन का नाम क्या है, इसका HAI नाम है, इसका FAI नाम है। तो HAI एंड FAI, तो
15 नॉन करंट असेट 19,520 है, इसमें कितने 29,960, फिर 4960 6520 49 क्या क्या 4960 6520 ये क्या है ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और क्या बोल रहे हैं ट्रेड पेबल है 5920 ट्रेड पेबल 5920 और 2800। तो ये तो लाइबिलिटी साइड होता है ना, तो इसको माइनस कर देने का ना, तो मेरा नेट एसेट आ जाएगा। देयरफॉर नेट एसेट जो मेरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हुआ है कितना आ जाएगा 19,520 प्लस 4960 माइनस 5920 तो हो जाएगा 18,560। ठीक है, और इसमें कितना हो जाएगा 29,960 प्लस 6520 माइनस 2,800 ये हो जाएगा 33,680। ठीक है, ये हो गया दोनों में इन्वेस्टमेंट इतना हुआ है, ये समझ में आता है कि इसमें इतना इन्वेस्टमेंट है। अभी आगे क्या बोल रहे हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21 क्या हुआ करंट ईयर में एफएआई मैनेजर मतलब इसकी बात कर रहे हैं, इस डिवीजन की बात कर रहे हैं ऑफ डिवीजन डी इन्वेस्टेड 13.6 मिलियन इन न्यू इक्विपमेंट। बोल रहा है कि एफएआई डिवीजन ने ना करंट ईयर में ना 13.6 मिलियन का ना इन्वेस्टमेंट कर दिया कुछ इक्विपमेंट में, न्यू इक्विपमेंट में, इंक्लूडिंग एन एडवांस्ड कटिंग मशीन विच विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाय 10%, जिससे ना प्रोडक्टिविटी 10% से बढ़ जाएगी पर एनम। एचएआई मैनेजर जो ये वाले मैनेजर की बात कर रहा है एचएआई मैनेजर की, मतलब ये 13.6 मिलियन जो है ना ये तुम्हारा डी वाला डिवीजन, मतलब ये डी डिवीजन है। ठीक है, और ये डिवीजन वाई है, वाई एंड डी है ना, वाई एंड डी। तो इस डिवीजन ने ना 13.6 मिलियन, ये एफएआई डिवीजन की बात कर रहा हूँ, इस डिवीजन ने ना 13.6 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया करंट ईयर में, जो कि इसके इस नेट करंट एसेट में घुसा हुआ है। ठीक है, क्योंकि करंट ईयर में ही है, देखो 2021 की बात कर रहा है, डेटा भी 2021 का ही है, 31 मार्च 21 का बैलेंस है। तो ये बैलेंस जो है 31 मार्च 21 का, तो ड्यूरिंग द ईयर किया तो इसमें एसेट में दिख रहा है वो 13.6 मिलियन इसके अंदर इंक्लूडेड है। एचआई मैनेजर ऑफ डिवीजन वाई हैज मेड नो इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर। देखो इसने इस साल इसने ने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया, इवन इट्स कंप्यूटर सिस्टम नीड्स अपडेशन। एचआई को उल्टा जरूरत थी इन्वेस्टमेंट करने की, उसके कंप्यूटर सिस्टम को अपडेशन की जरूरत थी, लेकिन फिर भी उसने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। क्यों नहीं किया मैं बताता हूँ क्यों नहीं किया। डिवीजन वाई अभी देखो आरओआई के बेसिस पर तुम्हारा परफॉर्मेंस मेजर हो रहा है। ठीक है, तो तुम्हारा जो अभी देखो ये अगर समझ लो इतना सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, दोनों में 5-5 रुपया कमा रहे। ठीक है, दोनों 5-5 रुपया कमा रहे, इसके नीचे 10 है, इसके नीचे 20 है। ठीक है, तो ये कितना परसेंट कमा रहा है 5 डिवाइड बाय 10, ये 50% कमा रहा है, और ये कितना परसेंट कमा रहा है 5 डिवाइड बाय 20, ये 25% कमा रहा है। नीचे तुम्हारा क्या रिफ्लेक्ट करता है इन्वेस्टमेंट रिफ्लेक्ट करता है ना, कि 10 रुपए के ऊपर 5 रुपया कमा रहा है, ये 20 रुपए के ऊपर 5 रुपया कमा रहा है, तो ये 25% कमा रहा है, 50 रुपया कमा रहा है। तो इस भाई ने क्या किया मालूम है एचआई ने देखो कितना दिमाग लगाया एचआई ने। एचआई की जरूरत थी, एचआई को तो जरूरत थी ये इन्वेस्टमेंट करने की, 13.6 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है ना इसके में करना चाहिए था, एचआई में इसमें होना चाहिए था, इसको बोलना चाहिए था मेरे में इन्वेस्टमेंट करो, माय कंप्यूटर नीड्स अपडेशन। ठीक है, इसको तो जरूरत थी इन्वेस्टमेंट करने की, भाई ने नहीं किया इन्वेस्टमेंट। क्यों नहीं किया, इसका नेट एसेट बढ़ जाता था, इसका नेट एसेट बढ़ जाता था, इसका बेस बढ़ जाता था, तो इसका बेस बढ़ जाता था तो इसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो उतना ही है, प्रॉफिट जो कैलकुलेट होता था आरओआई जो कैलकुलेट होता था तो कम आता था। ठीक है, 50 ये तो मैंने एग्जांपल लिया, कम आता था। ठीक है, एज कंपेयर टू इसका, इसने क्या किया इसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, इसको कंपनी की तरफ से मतलब ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी के लिए सोच रहा है, अपने खुद के लिए नहीं सोच रहा है, तो इसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, इसने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, इसने इन्वेस्टमेंट किया तो इसका करंट एसेट, इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो इसका जो बेस है वो भी ज्यादा ही आएगा ना, जो बेस ज्यादा हो गया तो उसके ऊपर जो अर्निंग है वो तो करंट ईयर में कम ही दिख रहा है क्योंकि फ्यूचर में प्रॉफिट देने वाला है, तो इसका जो आरओआई है वो कम आ गया रहेगा। ठीक है, और इसका आरओआई ज्यादा आ गया क्योंकि इसका जो इन्वेस्टमेंट था टोटल इन्वेस्टमेंट वो कम था, तो इसने ना दिमाग लगाया, यहाँ पे इसने गेम खेल दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, अभी देखो इसको बोनस मिल जाएगा, मेरे को ऐसा लग ही रहा है इसको बोनस मिल जाएगा। क्यों पता है, दिमाग लगाया ना इसने। देखो अभी पढ़ो,
डिवीजन वाइज मैनेजर हैज ऑलरेडी डिलेड पेमेंट ऑफ इट्स सप्लायर। देखो डिवीजन जो वाई उसका देखो ट्रेड पेबल कितना है 5920 है। ये अपने ना पैसे भी ट्रेड पेबल को ना नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है मालूम है? क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, नेट एसेट में ये माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है तो जितना ज्यादा माइनस होगा उसका इतना कम नेट एसेट आएगा, जितना कम नेट एसेट आएगा उतना इन्वेस्टमेंट कम दिखेगा, ठीक है। और इसमें इसने भाई ने फटाफट फटाफट पेमेंट कर दिया तो इसका तो और कम हो रहा है, तो इसका कम हो रहा है तो इसका इन्वेस्टमेंट और बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे सब दिमाग लगा रहा है, वो सिर्फ आरओआई के पीछे पड़ा हुआ है। यहाँ पे देख के प्रॉपर लग रहा है कि वाई जो है वो पब्लिक का पैसा रोक रहा है, ट्रेड पेबल को पेमेंट नहीं कर रहा है ताकि उसका नेट इन्वेस्टमेंट कम दिखे, वो सारी चीजें वो कर रहा है। देखो गलत गलत काम कर रहा है। और इसको देखो बोनस अच्छा खासा मिल जाएगा क्योंकि इसका आरओआई ज्यादा दिखेगा। तो डिवीजन वाई हैज मैनेजर हैज ऑलरेडी डिलेड पेमेंट ऑफ इट्स सप्लाई ड्यू टू लिमिटेड कैश एंड बैंक बैलेंस ऑल्दो द कैश बैलेंस ऑफ डिवीजन वाई इज स्टिल बेटर देन ड्यू। देखो इसमें बेचारे के पास पैसा 6520, इसके पास 4960। अभी इसमें जो कैश का पार्ट है ना वो इसमें ज्यादा है, ऐसा बोल रहा है कि डिवीजन वाई के पास ज्यादा पैसा है डिवीजन डी के कंपेयर में, फिर भी वो पैसा रोक के रखा हुआ है। आगे क्या बोल रहा है? फॉर ईच डिवीजन कंप्यूट आरओआई फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2021, तो हम कर ही लेंगे। जस्टिफाई द फिगर्स यूज्ड इन योर कैलकुलेशन। हाँ ठीक है, एक एक फिगर हम तुमको जस्टिफाई करवाते। देखो सबसे पहले डिवीजन वाई और डिवीजन डी, इसका प्रॉफिट कितना है? कितना है प्रॉफिट इसका? देखो मैं कंट्रोलेबल प्रॉफिट ही लूंगा, मैं हेड ऑफिस के कॉस्ट को मैनेज करने वाला प्रॉफिट नहीं लूंगा क्योंकि मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो मैं क्यों आरओआई में वो कैलकुलेशन लूं? तो ये मेरा ये 5290 में लूंगा, 5290 प्रॉफिट। तो इसका प्रॉफिट है 5290 का, ठीक है। और इसका प्रॉफिट कितना है? 3940 का इसका प्रॉफिट है, इसका प्रॉफिट है 3940। इन्वेस्टमेंट कितना है? इन्वेस्टमेंट मतलब नेट एसेट कितना है? इन्वेस्टमेंट बताया नहीं तो हम निकाल लिए। तो इसका 18,560 है, इसका 18,560 और इसमें कितना है? 33,680 है, 33,680 है, ठीक है। अभी देखो अभी इसका आरओआई कितना आएगा? तो 5290 कमाया इसने 18,560 लगा के, तो कितना परसेंट आएगा? 5290 डिवाइड बाय 18,560 इंटू 100, 28.50%, 28.50%, ठीक है। ये आ गया इसका। और इसका कितना आएगा? 3940 3940 डिवाइड बाय 33,680 इंटू 100 डिवाइड बाय 33,680 इंटू 100, ये कितना आएगा? 11.69%। अभी देखो कंपनी को कितना चाहिए था? कम से कम कंपनी को कितना चाहिए था? 12% तो अचीव होना चाहिए। बेचारा ये अचीव भी नहीं कर पाया 12%, इसका तो अचीव ही नहीं हो 12%। इसका जो है कितना परसेंट है? इसका 11.69%, इसका 28.5% होगा भाई का। क्यों? क्योंकि इसका बेस का में देखो इसका इन्वेस्टमेंट कम दिख रहा है 18.560, इसका इन्वेस्टमेंट 33,680 दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें अभी 13.5 मिलियन का नया नया उसने इन्वेस्टमेंट किया ड्यूरिंग द करंट ईयर, 13.6 मिलियन का, सॉरी। तो 13.6 मिलियन का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दिख रहा है, जिसकी वजह से उसको क्या दिख रहा है कि उसका आरओआई बहुत ही कम गिर गया, उसका आरओआई गिर गया। अभी देखो मुझे एक बात बताओ, कि इस बंदे को बोनस मिल जाएगा? हाँ इसको बोनस मिल जाएगा। इस बंदे को बोनस मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इस बंदे को बोनस कितना मिलेगा? देखो 12% के ऊपर जितना भी जाएगा हर एक परसेंट के लिए 3-3% बोनस मिलेगा, लेकिन होल नंबर है। तो देखो 28.50 चला गया, इसका परसेंट चला गया, ठीक है। आरओआई 12% कम से कम कंपनी को चाहिए था, इसने एक्स्ट्रा कितना कमा लिया? 28.5 माइनस 12, इसने 16.5% एक्स्ट्रा कमा लिया, ठीक है। लेकिन कंपनी क्या बोली? आधा पौना के लिए बोनस नहीं मिलेगा, होल नंबर के लिए बोनस मिलेगा। तो इसको 16% पे बोनस मिलेगा, इसका मतलब 16% पे बोनस मिलेगा एक्स्ट्रा। तो हर एक परसेंट के लिए 3% ऑफ सैलरी इसको मिलना चाहिए, ठीक है। 3% ऑफ सैलरी मिलना चाहिए, मिलना तो कुछ नहीं चाहिए इसको, लेकिन ऐसा देखा जाए तो 3% ऑफ सैलरी मिलना चाहिए। तो 16% के लिए कितना मिलेगा? 1% के लिए अगर 1% इसने इंक्रीज किया 12% के ऊपर तो 3% बोनस मिलेगा सैलरी का। इसने तो 16% इंक्रीज कर दिया, 28.5 पर पहुंच गया, मतलब एब्सोल्यूट 16 ही लेंगे, ठीक है। तो 48% इसको बोनस मिलना चाहिए, सैलरी का 48%। तो इसका पर एनम सैलरी कितना है? 7,20,000 है, ठीक है, इंटू 48%। तो 7,20,000 इंटू 48% कितना? इसको 3,45,600 का बोनस मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए। लेकिन कंपनी ने क्या बोला कि हम बोनस जो है वो 20% ऑफ सैलरी से ज्यादा नहीं देंगे, तो हम 20% ऑफ सैलरी से ज्यादा नहीं देंगे, विच इज लोअर। तो 20% ऑफ सैलरी कितना बनता है? 20% ऑफ सैलरी, यही बोला ना कंपनी ने इधर पे।
सब्जेक्ट टू मैक्सिमम बोनस ऑफ 20% ऑफ एनुअल सैलरी। तो 20% ऑफ सैलरी से ज़्यादा नहीं मिलेगा इसको। कितना होता है 7,20,000 इंटू 20%, तो इसको 1,44,000 ही बोनस मिलेगा और 1,45,000 विच इज लोअर, तो ये इसको मिलेगा इतना 1,44,000 का बोनस इसको मिलेगा। ठीक है, अभी इसमें इसको नो बोनस, इसको तो नो बोनस ना, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस वीक है ना भाई का, इसका परफॉर्मेंस वीक है तो इसको नहीं मिलेगा बोनस। ऐसा गलत बात है। तो ये तो चलो कैलकुलेशन हो गया, 1,44,000 का इसको बोनस मिल जाएगा, 7,20,000 का इसको भी सैलरी, इसको सैलरी तो मिलेगा दोनों को। अब आगे क्या बोल रहा है, जस्टिफाई योर फिगर्स फॉर इनकम। अभी देखो फिगर में क्या हमने क्या किया, हमने ये प्रॉफिट लिया, तो क्यों हमने लिया, हमने ये वाला प्रॉफिट क्यों नहीं लिया, तो उसको बता देंगे कि हेड ऑफिस कॉस्ट नहीं लेते हम लोग, क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं हमारे। ठीक है, कंट्रोलेबली कंट्रीब्यूशन लेंगे, कंट्रोलेबली प्रॉफिट लेंगे। और फिर नेट एसेट निकालने के लिए हमने ये सब फिगर लिया था, क्यों लिए, तो ये बता देंगे 19,520 इसका नेट करंट एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल उसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि बैलेंस शीट साइड में आता है, और इसका मतलब एसेट है ना इसका, और ट्रेड पेबल इसका एसेट नहीं लायबिलिटी, तो माइनस करेंगे तो नेट इन्वेस्टमेंट हमने बता दिया, ये हमने फिगर लिया। आगे क्या बोल रहा है, कंप्यूट बोनस ऑफ ईच मैनेजर फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2021। बोल रहा है बोनस निकालो, तो बोनस हमने निकाल दिया कि इसको 1,44,000 का बोनस मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, इसको 3,45,600 मिलना था, लेकिन जो सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन 1,44,000 नहीं मिलेगा। आगे क्या बोल रहे हैं, हमने वो भी कर दिया। डिस्कस वेदर आरओआई प्रोवाइड जस्टिफाइड बेसिस फॉर द कंप्यूटिंग द बोनस ऑफ द मैनेजर एंड द प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम द बीआरडी। नहीं 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 नहीं, जस्टिफाई तो आरओआई कर ही नहीं रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, अभी देखो मेरी एक बात सुनो, डी की बात करते हैं, डी की बात करते हैं, डी की हम प्रॉपर बात करते हैं अच्छे से। डी का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 3,940 का है, और इसमें इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट में 33,680 इतना दिख रहा है, ये इन 1000 है ना, इन 1000 है। अभी देखो ये इन 1000 है, 33,680। अब भी इसने 13.6 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया कि नहीं किया, 13.6 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। अगर ये नहीं किया होता, 13.6 मिलियन मतलब कितना होगा, इंटू 10 लाख, ठीक है, डिवाइड बाई इन 1000, इसको लेके आता हूँ, तो 13,600,000। अगर ये 13,600,000 इसमें इंक्लूड नहीं होता, इसके इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड नहीं होता, तो इसका इन्वेस्टमेंट कितना होता था, इसका इन्वेस्टमेंट 33,680 माइनस 30,600, इसका इन्वेस्टमेंट 200,80 होता था। ठीक है, अब इसका आरओआई निकालो, अब इसका आरओआई निकालो। अगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं किया होता, इफ दिस इन्वेस्टमेंट हैज नॉट बीन डन, तो प्रॉफिट आरओआई कितना होगा, 3,940 डिवाइड बाय 20,080 इंटू 100, 3,940 इंटू 100 डिवाइड बाय 20,080, तो इसका ना 19.62% का आरओआई होता था। अब इसको बोनस भी मिलता था, कितना मिलता था देखो, 12% के ऊपर जितना भी क्या तो बोनस मिलेगा, तो कितना गया एक्स्ट्रा 12% के ऊपर, 19.62 माइनस 12%, इसका ऊपर कितना गया 7.62% गया, तो मतलब 7% इसको एक्स्ट्रा बोनस मिलता था 7% के लिए। तो 1% के लिए 3% बोनस, तो 7% के लिए कितना 21% बोनस इसको मिलता था, लेकिन 21% ऑफ सैलरी, लेकिन 21% ऑफ सैलरी सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ 20%, तो 20% इसको भी मिलता था 7 लाख, कितना 7,20,000 का, इसको भी बोनस मिलता था रिस्ट्रिक्शन लगा के, 21% इसको मिलना चाहिए था, लेकिन रिस्ट्रिक्शन थे विच इज लोअर इंटू 7,20,000, तो इसको भी बोनस मिलता था 1,44,000 का, जो कि इसको नहीं मिला, नो बोनस मिला। तो ये मैं एनालिसिस किया यहाँ से कि अगर ये 13.6 मिलियन का इन्वेस्टमेंट नहीं करता था, तो इसका जो न्यू इन्वेस्टमेंट है, उसका जो ओल्ड इन्वेस्टमेंट 200,80 रहता था, और 200,80 अगर रहता था, तो इसका जो आरओआई 19.62% आता था, और 19.62% आता था, तो एक्सेस ऑफ 7.62 इसको बोनस मिलता था। 1% के लिए 3%, तो 7% जो एक्स्ट्रा किया उसके लिए 3%, 21% मिलता था, और इसको भी बोनस 1,44,000 का मिलता था, जो कि इसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो इसको जाके इन्वेस्टमेंट, इसको जो बोनस नहीं मिल रहा है। ये जो एफएआई डिवीजन है वो कंपनी के हित के बारे में सोच रहा है, जबकि वाई डिवीजन को ये सब करना चाहिए था। वाई डिवीजन को 30.6 मिलियन का करना चाहिए था इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट इसको करना चाहिए था, क्योंकि इसको जरूरत है, उसको तो जरूरत है भी नहीं, फिर भी वो क्या सोच रहा है, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़े, कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो, कंपनी को सेल ज्यादा हो। ठीक है, तो ये सब चक्कर में आरओआई जो है गलत आ रहा है। ठीक है, आरओआई जो गलत मेजरमेंट कर रहा है। अभी देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे पूरा थ्योरी लिखा हुआ है, देखो, एफएआई विल नॉट रिसीव एनी बोनस सिंस ही हैज नॉट अर्नड एनी प्रॉफिट अबव मिनिमम परसेंटेज, दिस इज ड्यू टू द लार्ज इन्वेस्टमेंट जो अभी किया इसने। टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ डी जो है 1.81 टाइम्स ऑफ दैट डिवीजन वाई, देखो 1.81 टाइम्स है उसका डिवीजन का वाई का। देखो यहाँ पे इसका 18.560 है, तो 33,680 डिवाइड बाय
18,560 करूंगा तो 1.81 टाइम्स आ रहा है, तो 18.560 का 1.81 मतलब डबल द इन्वेस्टमेंट है समझ लो। तो उसका जब डबल द इन्वेस्टमेंट तो आरओआई बेचारे का गिर ही जाएगा ना। तो चलो अभी यहाँ पे आगे देखो, मेजर रीजन क्या, इसने 13.6 मिलियन का अभी इन्वेस्टमेंट किया। अगर वो इसको हटा दूं तो इसको देखो 19.62% आरओआई हमने निकाला, भी कैलकुलेट किया 19.62 आरओआई आ जाएगा, जबकि इसको भी बोनस मिलेगा 1,44,000 का सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि इसका 21% हो रहा था rather than nothing. So FI is being penalized. तो उसको ऐसा देख के ऐसा लग रहा है कि उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया बेचारे ने 13.6 मिलियन का, तो उसको पेनाल्टी हो रहा है, उसको बोनस नहीं मिला, पेनलाइज किया जा रहा है फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन विच आर इन द बेस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द डिवीजन एंड द कंपनी। बिकॉज न्यू इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे कस्टमर लॉयल्टी बढ़ेगा, कस्टमर सर्विस अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है। इट इज वेरी सरप्राइजिंग दैट ही डिसाइडेड टू इन्वेस्ट वेयर ही न्यू दैट द वुड रिसीव लेसर बोनस। उसको पता था कि इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा तो उसका आरओआई गिर जाएगा, तो उसको पता था फिर भी उसने किया। ऑन द अदर हैंड एचआई को पता था कि करना है फिर भी उसने नहीं किया, दैट इज नॉट इन्वेस्टेड एनीथिंग इवन दो इट इज नीडेड फॉर कंप्यूटर सिस्टम। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सब ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग। तो लोग आरओआई को अपने बढ़ाने के चक्कर में ऐसे डिसीजन लेते हैं जो कि जिसको सब ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग बोलते हैं, जो कि कंपनी के अगेंस्ट है। फर्दर डिवीजन वाई ट्रेड पेबल बहुत ज्यादा है, डिवीजन वाई का जो ट्रेड पेबल है ज्यादा है, डबल द डिवीजन डी, उसने ट्रेड पेबल अपने बढ़ा के रखा है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। इन पार्ट वन वुड एक्सेप्ट दिस ड्यू टू हायर सेल्स ऑलमोस्ट 66% मोर देन डिवीजन डी एंड low cash levels of division Y. Higher trade payable leads to reduction in net asset figures. The fact BID is rewarding HI with bonus, even though relationship with supplier may be badly affected. In again a case of suboptimal decision making. उसको पता है कि अगर डिसीजन में सब ट्रेड पेबल को पैसा नहीं पे करूंगा, सप्लायर के साथ मेरा रिश्ता नाता खराब हो जाएगा, बीवाईडी का रिश्ता नाता खराब हो जाएगा, फिर भी उसको बोनस दे रहा है, देख नहीं रहा, प्रॉपर नहीं चेक कर रहा है। और अगर हम मार्जिन की बात करें तो देखो यहाँ पे ये हमको कहाँ गया क्वेश्चन, इधर देखो ये 5290 कमा के दे रहे हैं, रेवेन्यू 29,000 का, तो 5290 डिवाइड बाय 29,000, ये जो है 18% का अर्निंग कर रहा है, 18% का अर्निंग कर रहा है सेल्स के ऊपर, और ये 3940 एब्सोल्यूट टर्म्स में मतलब इंटू 100, ये 22%, 22.64, तो 22% का अर्निंग करके दे रहा है। तो डिवीजन डी ज्यादा करके दे रहा है ना तुमको रेवेन्यू में अर्निंग, तो वही यहाँ पे ये लोग ने यहाँ पे वो भी बताया, देखो इन प्रॉफिट मार्जिन 18.24 लाके दे रहा है, 22.64 लाके दे रहा है। तो इट कैन बी सीन दैट डिवीजन बी इज बेटर परफॉर्मिंग इफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज इग्नोर्ड, आरओआई सिंपली डिस्टोर्टिंग दैट डिवीजन डी इज परफॉर्मिंग। तो आरओआई की वजह से डिवीजन डी का परफॉर्मेंस बहुत ही गंदा दिख रहा है, जिससे डिवीजन डी क्या होगा, डिवीजन डी के मैनेजर्स निगेटिविटी में आ जाएंगे, तो वो लोग बोलेंगे नहीं ये सब अब करने की जरूरत ही नहीं, हम कंपनी का सोचेंगे नहीं, कंपनी तो आरओआई देख रहा है तो हम भी आरओआई दिखाएंगे उनको। एफआई मिट फील एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड बाय गेटिंग नथिंग एंड इन द फ्यूचर ही मे नॉट बी पोस्टपोन द इन्वेस्टमेंट टू इंक्रीज द बोनस। नॉन इन्वेस्टिंग इन न्यू टेक्नोलॉजी क्या होगा, कंपनी को कीप अपडेटेड नहीं रखेगा, विल मीन दैट द बीओआईडी विल नॉट kept updated with the industry changes and its overall future competitiveness will be affected. Briefly, the use of ROI is resulting in suboptimal decision making and lack of goal congruence. That is what is good for the manager is not necessarily good for the company. तो जरूरी नहीं है कि मैनेजर के लिए जो what is good for the manager के लिए जो अच्छा हो कंपनी के लिए अच्छा हो, तो टू एंड वाइस वर्सा, hence ROI is not justifiable। तो ROI यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको ध्यान देना पड़ेगा, प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाके तुमको पता चलेगा कि डी अच्छा है, वाई अच्छा नहीं है। तो कभी कभी आरओआई के ये सब लूप होल्स निकल जाता है, जहां पे लोग ऐसा करते हैं, हमारा आरओआई बढ़ाने के चक्कर में कंपनी को ही लॉस में लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आरओआई के ऊपर दो क्वेश्चन अच्छे थे जो हमने अच्छे से कर लिया। अब हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि तुम्हारा ईबीए का कॉन्सेप्ट रहेगा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ठीक है, जो कि तुम्हारा थर्ड पार्ट है तुम्हारे इसमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट में। देखो तुमने अभी इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कर लिया, तो अच्छे से समझ में आ गया कि हमारा रिटर्न इन्वेस्टमेंट क्या है और रेसिडुअल इनकम क्या है। अब हम करेंगे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, तो हमारा ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल मेजर्स हमारे खत्म हो जाएंगे। अब हम लोग करेंगे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड 1 मिनट के ब्रेक के बाद। चलो अभी हम ईबीए का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, अभी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, तो तुमको मैं ना ऐसे समझाऊंगा। देखो अभी समझ लो कंपनी का बैलेंस शीट है, ठीक है, कंपनी का बैलेंस शीट है। कंपनी के बैलेंस शीट में कंपनी दो तरह से पैसा लेके आती है, एक तो होता है इक्विटी, एक होता है डेट, ठीक है। इक्विटी और डेट ये दो तरह से पैसा लेके आएगी, ठीक है। अभी कंपनी ये सब पैसा को यूज करके क्या कमा देगी, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगी, ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट होगा। अभी
कंपनी जब भी प्रॉफिट कमाएगी वो इक्विटी को देगी, डेट को देगी, इतना देगी, ठीक है, इतना समझ में आता है मुझे। इक्विटी का कुछ तो कॉस्ट होगा, परसेंटेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको बोलते हैं, इक्विटी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, डेट का कुछ परसेंटेज होगा, 9%, 10%, जो भी होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इक्विटी वालों को पेमेंट करेंगे, डेट वालों को पेमेंट करेंगे हमारे प्रॉफिट में से। अब हमारे प्रॉफिट में से हम इक्विटी और डेट को पेमेंट करने के बाद अगर एक्स्ट्रा कुछ बच जाता है हमारे पास, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ठीक है। ये जो प्रॉफिट हमने कमाया, नेट ऑपरेटिंग कमाया, जो प्रॉफिट कमाया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया, ये बिजनेस को ऑपरेट करने से पीएनएल में जो भी ऑपरेटिंग खर्चे गए वो सब ऑपरेट करने के बाद जो हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया, उसमें से हम क्या करेंगे, इक्विटी और डेट वालों को पैसा दे देंगे। जो भी हम ऐसा मान के चले कि कंपनी ये दो तरीके से कंपनी रेस कर रही है फंड, ठीक है। तो इक्विटी और डेट, इक्विटी में प्रेफरेंस शेयर जो भी है तुम्हारा, जो भी शेयर है, इक्विटी प्रेफरेंस डेट जो भी है, ठीक है, ये सारे लोगों को पैसा देने के बाद जो हमारे पास पैसा बचेगा उसको बोलेंगे इक्विटी, इसको बोलेंगे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इतना कंपनी ने इकोनॉमिक वैल्यू एडेड किया है तुम्हारे ड्यूरिंग द करंट ईयर, ठीक है। अभी देखो कैसे निकालेंगे हम, अभी जो बोला वैसे निकालेंगे ना। जो भी तुमने प्रॉफिट कमाया, ये देखो जो भी तुमने प्रॉफिट कमाया, इसमें से क्या करोगे, तुम इक्विटी वालों को पैसा दे दोगे, इक्विटी का जो भी कॉस्ट रहेगा, कॉस्ट प्लस डेट वाले को पैसा दे दोगे, डेट का जो भी कॉस्ट रहेगा ये माइनस कर दो, इसमें से तुम्हारा आ गया इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ठीक है। अभी ये इसका कॉस्ट, इक्विटी का कॉस्ट, डेट का कॉस्ट, इसको हम लोग क्या करते थे, वेट्स लगा देते थे। इक्विटी का कितना, अभी देखो यहाँ पे 100 रुपया है, डेट से हमने 800 रुपया लिया, तो टोटल हमने 900 रुपया लिया ना, ठीक है। अब 900 में से 100 कितना परसेंट है और 800 कितना परसेंट है, ठीक है, और इसका कितना कॉस्ट है, दोनों का कॉस्ट एवरेज ले लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये 10% हो गया, 10% नहीं, समझ लो ये 200 रुपये से, तो 1000 रुपया हो गया, ठीक है। 1000 रुपया टोटल इसने कंपनी ने रेस किया, 20% यहाँ से रेस किया और 80% यहाँ से रेस किया, ठीक है। और इक्विटी का मान लो कि 14% है रेट, ठीक है। तो इक्विटी का 14% रेट है और इसके ऊपर हम 200 रुपया देंगे, 200 रुपया इससे लिया, उसके ऊपर 14%, हम इसको कितना पे करेंगे, 200 का 14%, 28 रुपीज, प्रॉपर 28 रुपीज पे करेंगे। और इसको 800 पे 80 रुपीज, 80%, सॉरी 800 रुपीज पे इसका 9% है कॉस्ट, तो इसको हम क्या कितना पे करेंगे, 800 इंटू 9%, 82 रुपीज पे करेंगे। तो टोटल ओवरऑल पेमेंट कितना होगा, प्लस 28, 100 रुपीज, टोटल 100 का अपना पेमेंट हुआ, ठीक है। इतना समझ में आया मुझे, हाँ। अभी देखो ये 1000 के ऊपर ओवरऑल कितना परसेंट हुआ, 10% हुआ ना ओवरऑल, तो इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये 10% जाएगा, WACC, इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट। ये कैसे निकलेगा, अभी देखो इक्विटी का कॉस्ट कितना है, इक्विटी का कॉस्ट है 14% और डेट का कॉस्ट कितना है, डेट का कॉस्ट है 9%, वेट्स लगा दो ना इसके ऊपर। तो इक्विटी कितना है, इक्विटी तुम्हारा 20% है ना, इक्विटी 20% इक्विटी है और 80% ये, तो इस कॉस्ट का 20%, 14 का 20% कितना आएगा, ये 2.8 और 80 का 9%, ये कितना आएगा 7.2। तो दोनों को ऐड करोगे तो 10% आएगा एवरेज कैपिटल। तो एवरेज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एवरेज ले लिया मैंने, 20% क्या मैंने वेट्स दिया, ये ऐसे वेट्स देंगे ना, 200 डिवाइड बाय 1000 और यहाँ पे 800 डिवाइड बाय 1000, इसको करोगे तो 80% का 20% आएगा। तो इसके ऊपर वेट्स मार दिया, मेरा आ गया ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मैं ये कॉस्ट, दोनों को कॉस्ट देने की जगह मैं क्या करूंगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू मेरा टोटल कितना कैपिटल काम कर रहा है, इक्विटी डेट दोनों मिला क्या, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा कितना है, ये हो गया। WACC और प्रॉफिट को मैं करूंगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अभी इसका कहानी मैं बताता हूँ, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्यों लेते हैं। यहाँ पे ये समझा तुमको इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालने का कैसा, ये आ गया तुम्हारा फॉर्मूला यूज नहीं करता। क्या हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कि हमारे पास इतना पैसा था, इसमें से हमने जो कैपिटल के लिए कितना पैसा कमा के देना चाहिए था, तो इतना पैसा हमने कमा के दे दिया कैपिटल के लिए, अब भी हमारे पास पैसा बचा है, हाँ बचा है, तो इसको बोलेंगे इकोनॉमिक वैल्यू ऐड हुआ हमारा, ठीक है। और अगर नहीं पैसा बचा है तो तुम्हारा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कुछ है ही नहीं करंट ईयर में, जितना तुमने लिया था उतना ही तुम कमा के दे रहे हो, मतलब तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। काम अपने लिए कुछ कर नहीं रहे, शेयर होल्डर के लिए तुम कुछ कर नहीं रहे हो। तो ये समझ में आया। अब देखो अभी नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या करेंगे, देखो जो भी हमारा बिजनेस का यहाँ पे खर्चे सब यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अभी देखो इसमें से ना ऐसा खर्चा जो कैश में नहीं, जो नॉन कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस मतलब तुम्हारा जेब से नहीं जा रहा है,
वो सिर्फ तुम एंट्री के लिए रिकॉर्ड कर रहे हो, तो क्या वो खर्चा इसमें नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि वो तुम्हारे जेब से कैश फ्लो हुआ नहीं ना, जो पैसा तुम्हारे जेब से कैश फ्लो हुआ ना वो खर्चा ही लेना, अदरवाइज वो खर्चा मत लेना, ठीक है। डेप्रिसिएशन हो चाहे कोई कुछ भी हो, वो यहाँ पे चीज नहीं आएगी, ठीक है। नॉन कैश एक्सपेंस यहाँ पे नहीं आएगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली चीज वो भी यहाँ पे चीज नहीं आएगी। नेट ऑपरेटिंग है क्या, ऑपरेट करके बिजनेस से आ रहा है क्या वो एक्सपेंस या वो जो रेवेन्यू आ रहा है, ऑपरेटिंग है तो लो, अदरवाइज मत लो, ठीक है। इतना समझ में आया मुझे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, अभी ये नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के टाइम पे ना इंटरेस्ट को लेस मैं नहीं करूंगा। क्यों इंटरेस्ट को लेस करूं मैं? यहाँ पे ऑलरेडी मैं लेस कर रहा हूँ ना, यहाँ जो कैपिटल एम्प्लॉयड में ले रहा हूँ, WACC में ले रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यहाँ पे मैं ये जो डिवेंचर है वो डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट हम लोग पे करते हैं ना, उसका इंटरेस्ट यहाँ पे ले रहा हूँ ना मैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे भी क्यों लू, दो जगह पे नहीं लूंगा ना, यहाँ पे नहीं लूंगा, यहाँ पे लूंगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जब मैंने इंटरेस्ट लेस नहीं किया, तो मैंने इंटरेस्ट नहीं लेस किया तो मैंने टैक्स डायरेक्ट लेस किया, तो क्या मैंने इंटरेस्ट के ऊपर कोई बेनिफिट लिया क्या? इंटरेस्ट मैंने लेस ही नहीं किया तो टैक्स का बेनिफिट मिला क्या? नहीं मिला ना। तो यहाँ पे मैं पूरा टैक्स पे कर दे रहा हूँ इंटरेस्ट के ऊपर, तो यहाँ पे जब मैं डेट के ऊपर जो लूंगा ना, डेट का परसेंटेज लूंगा वो आफ्टर टैक्स लूंगा। क्यों भाई, तुम भी क्यों टैक्स पे करोगे? तुम मत पे करो, मैं पे कर रहा हूँ ना। तो यहाँ पे जो लेंगे आफ्टर टैक्स रेट लेंगे। ये तुमको ना मैं जो क्वेश्चन अगर अच्छे से समझाऊंगा, अभी यहाँ पे तुमको थियरी में अच्छे से नहीं समझ में आएगा, सिर्फ मैं बोल दे रहा हूँ एक बार ओवरव्यू, तो तुमको थोड़ा मैं चीज ऊपर से अंडरस्टैंडिंग आ जाए। अभी क्वेश्चन करेंगे ना अच्छे से समझ में आएगा। तो ईवीए का ऊपर तुमको नॉलेज आ गया कि ये फॉर्मूला कैसा बना, क्या है कैसे नहीं, ये समझ में आया। अभी हम लोग ना क्वेश्चन पे जम मारते तो तुमको समझ में आएगा। उसके पहले ना ऐसा का एग्जांपल है वो कर लेते। देखो यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, देख लेना। अब यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, ये अच्छे समझ में आ जाएगा इससे। देखो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 7500 है। देखो इसको बोलते हैं EBIT, इनकम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये कितना दिया हुआ है? 7500 दिया हुआ है। अभी देखो इसमें से तुमको इंटरेस्ट माइनस करना चाहिए क्या? नहीं माइनस करोगे ना, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ले रहे हैं इंटरेस्ट। यहाँ पे भी माइनस कर दोगे तुम्हारा ऑलरेडी, यहाँ पे अगर तुम माइनस कर दोगे तो तुम्हारा जो आएगा नेट ऑपरेटिंग आफ्टर टैक्स वो इंटरेस्ट लेस करके आ रहा है। और तुम वहां पे क्या बता रहे हो, माइनस क्या कर रहे हो कि इस इनकम में से इतना डिवेंचर का खर्चा, इतना, अरे खर्चा पहले ही माइनस कर दिया इंटरेस्ट को, तो वहां पे ही बता रहे हो इसमें से इतना खर्चा डिवेंचर का। नहीं ना, गलत हो गया ना। तो इंटरेस्ट को लेस ही मत करो। ये कॉन्सेप्ट है कि इंटरेस्ट को लेस क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि वहां पे तो तुम बता रहे हो कि ये लोग का खर्चा के लिए मैं इतना कमाया हूँ, ठीक है, इसमें से इसका खर्चा डेट का इतना, इक्विटी का खर्चा इतना, अब जो बचेगा मेरा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है। तो जब ये खर्चा निकाल रहे हो, मतलब ये जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल रहे हो, तो इसमें से इंटरेस्ट को क्यों लेस कर रहे हो? मत लेस करो ना, वहां पे तुम समझ में आ गया ना। हाँ चलो अब देखो, नेट ऑपरेटिंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो गया 7500, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस 2500 है। चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल क्या बोल रहे हैं? चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल कितना 1250, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है 1000 है, इन्वेस्टेड कैपिटल 2500 है, WACC तुम्हारा देखो यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले से निकाल के दे दिया, टैक्स रेट तुम्हारा 30% है। अभी देखो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है 7500 है। अब इसमें से मैं क्या करूंगा, मेरा ये इन्वेस्टेड कैपिटल कितना है 12500 है मेरा इन्वेस्टेड कैपिटल, ठीक है। मुझे कितना कमाना चाहिए, एक्चुअली मुझे कमाना कितना चाहिए, 12500 मैंने इन्वेस्ट किया है, इसमें डेट इक्विटी सब आ गया और ये लोग ने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दिया है, तो इसके ऊपर 8% मुझे कमाना चाहिए। तो 12500 के ऊपर मुझे 8% कमाना चाहिए, मतलब मुझे 1000 तो कम से कम कमाना है, ठीक है। मैंने एक्चुअल में कमाया कितना 7500, इसमें से मैं इंटरेस्ट नहीं लेस करूंगा, डायरेक्ट टैक्स रेट करता हूँ 30% मेरा टैक्स रेट डायरेक्ट माइनस किया, तो 7500 माइनस 30% कितना 9750, ठीक है 9750 कितना आना चाहिए ना 7500 माइनस 30%, 5250 आएगा ना। 9750 कहाँ से आ रहा है, 5250, 7500 मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट है, इसमें से मैंने डायरेक्ट टैक्स माइनस किया, इंटरेस्ट माइनस किया, लेस 30%, ठीक है। 5250 मेरा अर्निंग हो रहा है, इतना मेरा अर्निंग हो रहा है, इसमें से 1000 रुपीज जो है वो लोग के लिए, किसके लिए, इक्विटी और डेट वाले लोग के लिए, इसमें से 1000 हटा दो, तो मेरा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कितना हुआ -1000, मेरा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हुआ 4250 रुपीज से, ठीक है। तो ये मेरा आ गया EVA, EVA इज देन इक्वल टू 4250। इतना समझ में आया। EVA का अभी क्या लिमिटेशन क्या है, तो EVA इज ऑल्सो एन एब्सोल्यूट मेजर, ठीक है, अमाउंट में देखता है, ये परसेंटेज नहीं देखता है। तो अगर दो कंपनी को अगर कंपेयर करना हो तो जो लार्जर कंपनी है उसका EVA ज्यादा रहेगा ना, तो वहां पे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। नॉट फ्री फ्रॉम शॉर्ट कमिंग लाइक कंपेरिजन बिटवीन परफॉर्मेंस ऑफ एंटरप्राइजेस ऑफ डिफरेंट साइजेस इज नॉट पॉसिबल एंड लार्जली बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल डेटा। लास्ट
लास्ट ईयर के डेटा के ऊपर होता है, तो ये करंट ईयर का नहीं होता है। अभी देखो हम लोग ने एक क्वेश्चन करेंगे, तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी देखो ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखो, यहाँ पे कर दूंगे, चलो यहाँ पे कर देते हैं, नहीं चलो वहां पे है ना अपना क्वेश्चन, यहाँ पे चलो, XYZ provides you the following financial information as the 31st March 2020। अब क्या बोल रहा है, शेयर कैपिटल, इनका इक्विटी कैपिटल कितना है 991.46 है, रिजर्व सरप्लस भी इक्विटी का होता है, तो ये दोनों तुम्हारा इक्विटी का पार्ट हो गया, ठीक है। ये दोनों पार्ट तुम्हारा इक्विटी का हो गया। आगे क्या बोल रहा है, डेट जो है तुम्हारा 144.44 है, तो ये तुम्हारा हो गया डेट। और ट्रेड पेबल ये तुम्हारा थोड़ी ना इसमें आएगा, ट्रेड पेबल तो तुम्हारा रोज का है, खर्चा आना जाना है, तो ये नहीं आएगा इसमें। इक्विटी और डेट ये तीनों के लिए हम लोग पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, ये तीनों के लिए हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। अब जो बचेगा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में आ जाएगा। अब देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज एज फॉलोस, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 220.84%, इंटरेस्ट जो हमने पे किया 13.48 है, टैक्स रेट इज 30% है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12.4% है, कॉस्ट ऑफ डेट 6.53% है। अभी हम मानेंगे कि ये जो कॉस्ट ऑफ डेट है आफ्टर टैक्स है, ठीक है, नहीं तो उधर पे लिखा रहेगा प्री टैक्स है या आफ्टर टैक्स है। आफ्टर टैक्स क्यों लेते हैं समझ में आया ना। अभी देखो क्यों आया, देखो यहाँ पे बताता हूं मैं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है 2202.84 है, इतना समझ में। देखो मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरा 100 रुपये का इनकम है, ठीक है, मेरा 100 रुपये का इनकम है, उसमें से मैं 20 रुपये इंटरेस्ट पे करूंगा, ठीक है, इंटरेस्ट अगर पे करूंगा तो मेरा आ जाएगा 80 रुपीज आफ्टर इंटरेस्ट, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर अगर 30% गवर्नमेंट को पे करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 80 माइनस 30%, मेरा आ जाएगा इनकम 56, और मैंने गवर्नमेंट को टैक्स कितना पे किया 80 का 30%, मैंने 24 रुपीज गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, ठीक है, 30% 24 रुपीज गवर्नमेंट को पेड टैक्स पे कर दिया। लेकिन अगर मैं इसमें से इंटरेस्ट नहीं माइनस करता हूँ, तो क्या इसका टैक्स सेविंग मिलेगा क्या मुझे? टैक्स सेविंग मिलने का मतलब क्या होता है? अरे सर टैक्स सेविंग मिलने का मतलब ये होता है पीएनएल में अगर तुम्हारा कोई एक्सपेंस जा रहा है तो ये तुमको माइनस करने मिलेगा ना। जब माइनस करने मिलेगा तुम्हारे इनकम में से तो उतने के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है ना, उसको बोलेगा उतने के ऊपर टैक्स बच गया, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगा उसके ऊपर टैक्स बच गया, उसको मतलब टैक्स सेविंग। तो यहाँ पे अगर मैं इंटरेस्ट को नहीं माइनस कर रहा हूँ इसमें से तो टैक्स सेविंग नहीं हो रहा है ना। तो मैं 100 के ऊपर डायरेक्ट 30% मतलब कितना 30 रुपए टैक्स दे रहा हूँ, कितना 100 के ऊपर 30 रुपए टैक्स दे रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स, कोई इंटरेस्ट माइनस नहीं हो रहा है। तो कितना रुपीज हो गया 70 रुपए आ गया मेरा अर्निंग जो है मेरा 70 रुपए आ गया, ठीक है। अभी देखो अभी जब मैं यहाँ पे टैक्स माइनस किया तो मैंने यहाँ पे इक्विटी ये जो 100 रुपीज मैंने कमाया, मैं ऐसा मान रहा हूँ इक्विटी के लिए कमाया हूँ, डेट के लिए सबके लिए कमाया हूँ, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे टैक्स भर रहा हूँ तो इक्विटी और डेट सबका टैक्स यहाँ पे भर दे रहा हूँ ना 30 रुपया। यहाँ पे मैं जब डेट का इंटरेस्ट माइनस कर दे रहा हूँ तो यहाँ पे जब डेट का इंटरेस्ट माइनस कर दे रहा हूँ तो यहाँ पे जो मैं 30% ये जो टैक्स ले रहा हूँ 24 रुपीज आ रहा है। तो देखो गैप है यहाँ पे टैक्स में 6 रुपीज का गैप है। वो क्या है, वो जो 20 रुपए का इंटरेस्ट में देने वाला था ना, अब मैं उसको दे दूंगा। इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में ये वाले केस में 20 रुपए में उसको दे दूंगा जिसको इंटरेस्ट देना था, उसको बोलेंगे तू गवर्नमेंट को टैक्स भर देना, तो वो गवर्नमेंट को 30% मतलब 6 रुपीज टैक्स भर देगा, ठीक है। और इस वाले केस में मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं ही गवर्नमेंट को टैक्स भर रहा हूँ 30%, तो तू मत भर, ठीक है। तो इस वाले केस में मैं 30 रुपीज भर रहा हूँ गवर्नमेंट को दैट इज 24 अपना और 6 रुपीज इसका भी भर दे रहा हूँ। तो हम लोग ये वाला अप्लाई कर रहे हैं ना ईवीएम में कि हम लोग डायरेक्ट टैक्स रेट में लगा रहे हैं, इंटरेस्ट माइनस नहीं कर रहे हैं। हम जब माइनस ही नहीं कर रहे, जब इंटरेस्ट क्यों नहीं माइनस कर रहे मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि अरे जो कमा रहा हूं वो मैं उन लोग के लिए कमा रहा हूं, तो वो ऑलरेडी मैं माइनस करूंगा ईवीए निकालने के टाइम पे। तो यहाँ पे क्यों लूं, यहाँ पे थोड़ी माइनस करूंगा, इसमें ही बोल दूंगा कि मैंने माइनस करके बताऊंगा मेरा इतना कमाई हुआ, इसमें से तुम्हारा कहाँ हो गया, अब मैं तो पहले ही माइनस कर दिया, तो माइनस नहीं करूंगा, ठीक है। मैं इंटरेस्ट को माइनस नहीं करूंगा, इतना अब तक समझ में आ गया। तो जब इंटरेस्ट को मैं माइनस नहीं कर रहा हूं तो उसका डायरेक्ट मैं टैक्स माइनस कर रहा हूं, तो पूरा ओवरऑल के ऊपर टैक्स लग जा रहा है ना। तो इंटरेस्ट मैंने माइनस नहीं किया तो इसका टैक्सिंग मिला ही नहीं। तो जब मैं वहां पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालूंगा तो वहां पे जब डेट का जो लूंगा, जो इंटरेस्ट लूंगा, इंटरेस्ट पोर्शन जैसे 8% है, तो वो आफ्टर टैक्स लेना चाहिए ना, मुझे आफ्टर टैक्स लूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे उसका 6 रुपए का टैक्स भर दे रहा हूं। तो वहां पे जब मैं ये लूंगा, ये 6.53 ये आफ्टर टैक्स ही होना चाहिए, है आफ्टर टैक्स वो, और नहीं रहेगा तो मैं उसको करूंगा आफ्टर टैक्स। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी पूरा टैक्स पे कर दे रहा हूँ। समझ में आया आफ्टर टैक्स क्यों लेते हैं? तो ये यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट था आफ्टर टैक्स लेने का। चलो अभी तक ये इतना समझ में आ गया होगा। चलो अभी हम लोग क्या करना है, इकोनॉमिक वैल्यू डेट निकालते हैं। तो 2202 मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 2202.84 लैक्स, ठीक है। इसमें से मैं डायरेक्ट टैक्स लेस करूंगा, कोई इंटरेस्ट माइनस नहीं करने वाला, तो डायरेक्ट मैं टैक्स लेस करूंगा, लेस टैक्स एट द रेट कितना परसेंट है 30% है, 02.84 माइनस 30% 1541.06
0.2202.84 माइनस 30%। तो ये मेरा आ गया 1541.988। ठीक है, ये मेरा आ गया नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, आफ्टर टैक्स आ गया। इसमें इंटरेस्ट मैंने लेस नहीं किया, क्यों नहीं लेस किया तुमको पता है। ठीक है, अभी आते हैं, ये हो गया मेरा, मैंने इतना टोटल कमाया। अब मुझे कमाना कितना चाहिए था, तो इक्विटी के लिए कितना कमाना चाहिए था भाई। तो देखो इक्विटी का कितना टोटल पैसा लगा, कितना इक्विटी का, देखो इक्विटी का कितना पैसा लगा 981.46। एक तो ये लगा 981.46 और रिजर्व सरप्लस भी तो उनका ही है, इक्विटी का ही रहता है ना। तो 1313.62 1313.62। तो इक्विटी का पैसा लगा 981.46 प्लस 1313.62, तो इनका लगा 2295.08 ये लगा हुआ है। और डेट वाले का कितना लगा है भाई, डेट वाला कितना पैसा लगा, डेट वाले का 144 रुपीज 0.44 लगा, 144.44 लगा हुआ है। तो इक्विटी को मुझे कितना पैसा देना चाहिए था, इक्विटी को देना है मुझे, यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12.4, ये इक्विटी खत्म आफ्टर टैक्स ही रहता है 12.42%। तो इक्विटी को मुझे 12.42 देना है, 12.42% देना है। तो ये कितना आएगा अमाउंट 2295.08 इंटू 12.42%। तो ये मुझे देना है 285.04 रुपीज। इक्विटी वाले को इतना पैसा देना है 285.0504 और डेट वाले को कितना देना है, इसको इंटू 6.53%, 6.53 वेटेड एवरेज करके भी निकाल सकता था, बताता हूँ वो भी करके बताता हूँ, इंटू 6.53%। इसको मुझे देना है 9 रुपीज 0.43 रुपीज। ठीक है, इतना रुपीज देना है। तो दोनों को अगर मिला के देखा जाए तो मुझे दोनों को मिला के कितना पैसा देना है, तो ये टोटल पैसा कितना देना है प्लस 285.04। तो मुझे दोनों को मिला के 294.47 रुपीज देना है, इतना रुपीज मुझे टोटल देना है। तो देखो मैंने कमाया टोटल 1541.988, इसमें से मैंने 294.47 इक्विटी और डेट सबको दे दिया। ठीक है, अब मेरे पास एक्स्ट्रा कितना बच गया, तो ये मेरे पास बच गया एक्स्ट्रा 1541.988। तो मेरे पास बच गया 1247.5 रुपीज 51, इतना रुपीज मेरे पास एक्स्ट्रा बच गया। तो ये मेरा क्या होगा, यही तो मेरा ईवी है, ये मेरा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है ना, यही मेरा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है। तो ये मेरा एक्स्ट्रा बच गया। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया क्या। इसको बोलते हैं नो पार्ट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, जितने कैपिटल को काम पे लगाए कैपिटल एम्प्लॉयड इसको बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये फॉर्मूला से भी हो गया, ऐसा भी कर सकते हैं। इतना आया ना, यहाँ पे इतना ही आया होगा 1247.54, 1247.51। ठीक है, तो ये हमारा सेम हो गया। अभी ये ईवीए निकालने का समझा तुमको कैसे निकाला मैंने क्या किया, ओवरऑल कंपनी कितना कमा रही है वो लोग के लिए, कितना इक्विटी और डेट वाले लगे, क्योंकि कंपनी ओवरऑल पैसा तो इक्विटी डेट से लिया है ना, तो इक्विटी डेट वाले के लिए कितना कमा रही है, तो टोटल कितना कमाया उसने। ठीक है, और कितना कमाना चाहिए था ये लोग को देने के लिए, तो जितना एक्स्ट्रा तुमने कमाया तुम्हारा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हो गया। इतना समझ में आया। तो ये क्वेश्चन हो गया अपना फिनिश, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इतना समझा। अब चलो आ जाओ टी आगे पे, और यहाँ पे कोई क्वेश्चन है क्या, नहीं है। टी आगे में क्वेश्चन नंबर 3 करते। क्या ऊपर नीचे हो गया, अच्छा ये ऊपर नीचे हो गया। ठीक, चलो पहले क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। चलो, X Greetings is a Korean company based in Seoul committed to supplying the highest quality stationery greeting cards, gifts and children product which are sourced from all over the world. Company also distributes Sunday paper, Korean made eco-friendly stationery designed and manufactured in Seoul. X company's currency is KRW, इसका currency जैसे अपना INR है उनका currency KRW है. It is also listed on the KRX for last 20 years, ठीक है, and its current share price is 23.25. इसका current share price कितना है 23.25 रुपीज है. You are management accountant of the X Greetings, हाँ ठीक है हम ही management accountant है, and directors have asked you to study X
on value based management, which is different approach to the performance measurement. The directors have heard about this method, considering it a way of focusing on shareholders interest, and in the present economic scenario they think it to be useful for the growth of X. ठीक है, वैल्यू बेस्ड मतलब इकोनॉमिक वैल्यू बता रहा है, वही निकालने के लिए बोल रहा है. Conventionally earnings per share and share price were being used to assess the performance. पहले क्या बोला, EPS EPS हम देखते थे, वो सब देख के हम क्या करते थे, मेजर करते थे. अभी वो सब नहीं करेंगे, अभी EVA देखेंगे. The proposed changes are important and the directors required to you to have the implication of the new analysis. बोल रहा है कि डायरेक्टर अभी न्यू एनालिसिस करके बता, पुराने वराने का तिल लगाने. And also want to convince the major investor for the future benefit. तो अगर इन्वेस्टर लोग को अगर EVA दिखेगा ना पॉजिटिव, तो वो लोग को इक्विटी शेयर होल्डर लोगों को क्या लगेगा, हमारा पैसा देने के बाद भी इनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, तो अच्छी बात है, ये कंपनी के लिए, कंपनी का ग्रोथ अच्छा है. ठीक है, अभी देखो फाइनेंशियल डेटा दिया हुआ है. प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स. सर ये तो गलत बात होगी, आफ्टर इंटरेस्ट हो गया. अभी हमको क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट एड बैक करना चाहिए ना. मैं बताता हूँ तुमको क्या करना चाहिए. 55.55 एंड 65.38 है. इंटरेस्ट जो है इतना है. ओपनिंग एम्प्लॉय, अभी देखो हम ना कभी भी ना जब कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं ना, वो ओपनिंग लेते हैं. क्यों लेते हैं ओपनिंग, क्योंकि देखो ओपनिंग में पैसा डालेगा तो पूरे साल भर कमाएगा ना. ओपनिंग में हम लोन लिए रहेंगे तो ही ना पूरा साल भर उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे उसको, तो हमारा कॉस्ट लगेगा ना. लास्ट में लेके क्या मतलब है, लास्ट में पूरे साल भर के एंड में तुमने लोन ले लिया, तुमने इक्विटी और डेट से फंड रेज कर लिया, अब बोलोगे इसके ऊपर इतना खर्चा आ रहा है, तो कितना खर्चा है, एक दिन का खर्चा आ रहा है नहीं ना, पूरे साल भर का 14% इंटरेस्ट जो भी मारोगे, इंटरेस्ट जो भी रेट है, जो भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूरे साल का मारोगे ना पर एनम का. तो हम ये मानते हैं कि टोटल स्टार्ट में, बिजनेस के स्टार्ट में हमने पैसा लगाया है, तो पूरे साल भर में हम कैसे लेंगे. तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कभी भी लेने का. ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 273.5 2020 के लिए, तो 19-20 के लिए क्लोजिंग होगा. ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग 198.40 था. अभी देखो डेट इक्विटी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि तुम्हारा 40% डेट से पैसा है और 60% इक्विटी से पैसा है. डेट टू, हाँ बराबर, डेट से 40% 60% इक्विटी से, सेम यहाँ पे भी था, तो कोई चेंजेस नहीं हुआ लास्ट ईयर से करंट ईयर में. अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तुम्हारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो तुम्हारा इक्विटी के लिए 14.2 11.5 लास्ट टाइम था. और ये डेट जो प्री टैक्स रेट है, गलत बात है. प्री टैक्स रेट क्यों, हम खुद टैक्स दे रहे हैं ना गवर्नमेंट को, लेस कर रहे हैं ना. इंटरेस्ट लेस किया गया, नहीं लेस किया तो डायरेक्ट टैक्स दिया ना, पूरे टोटल इनकम पे देना. तुम क्यों टैक्स रेट पे आ रहे हो, आफ्टर प्री टैक्स रेट रहे हो, इसको आफ्टर टैक्स रेट कर देंगे. 8% और 6% को आफ्टर टैक्स रेट कर देंगे. अब देखो स्टॉक मार्केट का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि हमारा कंपनी का नंबर ऑफ शेयर 3.2 मिलियन पहले भी था, अभी भी है. स्टॉक मार्केट ऑल शेयर इंडेक्स, सारे शेयर का अगर इंडेक्स देखा जाए तो 1985 एंड 2561 है. और अगर हमारा रिटेल सेक्टर का इंडेक्स देखा जाए तो 1155 एंड 1408 है. और क्या बोल रहे हैं, एक्स ग्रीटिंग शेयर, मतलब हमारे कंपनी का जो शेयर्स है, शेयर प्राइस है 22.50 एंड 24.50 है. अभी क्या बोला, एसेस द परफॉर्मेंस ऑफ एक्स ग्रीटिंग यूजिंग इकोनॉमिक वैल्यूएटेड, हमको तो ऊपर ही देख के पता चल गया था. एंड एनालाइज द रिजल्ट रिलेटेड टू दोज अर्निंग पर शेयर एंड शेयर प्राइस अजम्पशन इफ एनी शुड बी क्लियरली स्टेटेड. ठीक है, चलो सॉल्यूशन करके चेक करते हैं. अभी देखो मुझे बताओ, ईवीए निकालने के लिए हमको दो चीज की जरूरत है. एक तो तुम्हारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, तुम कितना कंपनी, तुम इक्विटी और डेट को कितना पैसा देने वाले हो, और तुम कितना खुद कमा रहे हो. तो देखो तुम मुझे बताओ कि तुम पहले तो बताओ तुम खुद कितना कमा रहे हो. तो 19-20 और 20-21 दोनों का डेटा है हमारे पास. तो पहले ना हम 19-20 का कर लेते, पहले 19-20 के लिए करते, फिर 20-21 के लिए करते. अब देखो मुझे एक बात बताओ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये एक चीज होती है, उसमें से तुम क्या करते हो, इंटरेस्ट लेस करते हो. हम नहीं लेस करते, हम बता रहा हूं. ठीक है, इसमें से अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा, फिर इसमें से तुम क्या करोगे, टैक्स को लेस करोगे, तुम्हारा आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स. यही दिया हुआ है ना अपने को, अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया हुआ है ना. हमको ना EBIT पे जाना है, डायरेक्ट टैक्स लेस कर देंगे. EBIT पे जाके डायरेक्ट टैक्स लेस कर देंगे. अब मुझे ये बताओ, अर्न प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है, 19-20 की बात कर रहे हैं ना, 65.38 दिया हुआ है. देखो यहाँ पे 65.38 दिया हुआ है. तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये सब आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 65.38. देखो एकदम सिंपल वे में जाने का, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है करने ही नहीं. 65.38 आया. ठीक है, अब मुझे ये बताओ टैक्स रेट कितना है, 30% है. जब टैक्स रेट 30%, तो ये जो तुम्हारा आंसर आया होगा 70% होगा ना. अभी 100% इनकम होगा, उसमें से 30% दे दिया तो 70% इनकम आया होगा ना. तो तुम्हारा टैक्स हुआ होगा कितना, या तो फिर तुम्हारा EBT कितना होगा, 100% कितना होगा. तो 65.38 इज 70%, क्रॉस मल्टीप्लाई 65.38 डिवाइड बाय 70%, तुम्हारा 93.4 का इनकम होगा. मुझे यहाँ बताओ, ये तुम्हारा 93.4 का इनकम होगा. ठीक है, तो उसमें से तुमने 30% दे दिया होगा, तो इंटू 30% तुमने 28.02 दे दिया होगा टैक्स. तो 93.4, अभी उन्हें मैं शॉर्टकट में भी करा सकता हूँ, लेकिन मैं तुमको ना कंफ्यूज होने नहीं दूंगा. 65.38 ये तुम्हारा अर्निंग आफ्टर टैक्स. अभी EBT आ गया. अभी इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है इंटरेस्ट का अमाउंट, देखो 8 रुपीज दिया हुआ है.
8 मिलियन जो भी होगा 8 में दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट तुम्हारा 8 है, तो तुम्हारा ईबीआईटी कितना हो, देखो मैं रिवर्स लेके चला गया तुमको, 8 कितना होगा, तो 93.4 प्लस 8 वापस कर दो, तो 101.4 ये तुम्हारा ईबीआईटी हुआ होगा, ठीक है। 101.4 तुम्हारा ईबीआईटी हुआ होगा, तो तुमने क्या किया, 8 माइनस कर दिया, उसमें से 93.4 आया, उसमें से 30% तुमने टैक्स लेस कर दिया, तो 65.38 आया अर्निंग आफ्टर टैक्स, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये मुझे पता चल गया, मेरा ईबीआईटी 101.4 था, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करता हूँ, नो पार्ट में मैं अपने कैलकुलेशन क्या करता हूँ, अगर ईबीआई निकालना तो ईबीआईटी लेता हूँ 101.4, इसमें से डायरेक्ट मैं टैक्स लेस करता हूँ, मैं इंटरेस्ट कुछ नहीं लेस करता हूँ, 30% में डायरेक्ट टैक्स लेस करूंगा, ठीक है। तो कितना परसेंट आएगा, 101.4 माइनस 30%, कितना 70.9, तो ये मेरा आ गया 70.98, ये मेरा आ गया नो पार्ट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मेरे को इंटरेस्ट लेस नहीं करना क्योंकि मैं माइनस कर रहा हूँ, मैं उनके लिए तो कमा रहा हूँ, ये तो यहाँ पे भी क्यों माइनस कर दूं, ठीक है। तो 70.98 आ गया, ठीक है। अभी देखो मुझे 70.98 लाने के लिए ना ज्यादा तकलीफ नहीं करना पड़ेगा, जो मैं तुमको बताया ना इधर वे देखो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। मुझे अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया हुआ था 65.38, अभी इंटरेस्ट का अमाउंट दिया हुआ 8, ठीक है। इंटरेस्ट का अमाउंट मुझे एड बैक करना है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इंटरेस्ट का टैक्स में क्या कर दिया, अगर मैं सेविंग ले लिया तो इंटरेस्ट को नेट ऑफ टैक्स ऐड कर दो, 8 माइनस 30%, तो कितना 5.6 इसमें ऐड कर दो, 5.6 तो कितना आ जाएगा, प्लस 65.38, 70.98 आ गया। अब ये एकदम सिंपल फटाक से हो जाएगा, ठीक है। ये क्या किया मैंने, इंटरेस्ट को ऐड बैक कर दिया कि, लेकिन नेट ऑफ टैक्स ऐड कर दिया क्योंकि टैक्स लेस हो गया ना उसके ऊपर, मुझे टैक्स लेस करना ही नहीं है। समझ में, ये छोड़ो, ये तुमको नहीं समझ में आएगा, मत समझ में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो ये तुम्हारा अपना पुराना वे। मैं पहले क्या किया 60 मैं ईबीआईटी पे डायरेक्ट टैक्स लेस करके मैं आ गया, इंटरेस्ट मुझे लेस नहीं करना है, 70.98 आ गया, ये मुझे पता चल गया। अब आता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है मुझे। तो देखो इक्विटी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 11.5% एंड 6 इसका है, कितना इसका 6 है। देखो इक्विटी कितना है, 11.5% है, 11.5% है, 11.5% इक्विटी। और डेट कितना है, डेट बोला 6% है, लेकिन प्री टैक्स है, मुझे क्या पोस्ट टैक्स चाहिए, तो डेट पोस्ट टैक्स, ये पता है पोस्ट टैक्स क्यों चाहिए मुझे, अभी बताया मैंने कि पोस्ट टैक्स क्यों चाहिए रहता है, क्योंकि हम टैक्स देते रहे ना, हमने यहाँ पे देखो ना पूरा 101 पे डायरेक्ट 30% लेस किया, तो पूरा इंटरेस्ट लेस नहीं किया, तो पूरे के ऊपर टैक्स दिया ना, इंटरेस्ट भी इसके अंदर इंक्लूड है, उसके ऊपर भी हमने टैक्स दे दिया, तो तुम क्यों दोगे भाई टैक्स, तुम तो हटा दो अपने में से टैक्स। तो तुम्हारा कितना 6 है ना प्री टैक्स, तो पोस्ट टैक्स कितना हो जाएगा 6 माइनस 30%, ये होगा ना पोस्ट टैक्स 6 माइनस 30%, तुम्हारा रेट 4.2 होना चाहिए, ठीक है 4.2 होना चाहिए। अब तुमको जो मैं दूंगा ना प्योर आफ्टर टैक्स वाला अमाउंट दूंगा, तुमको गवर्नमेंट को टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी इक्विटी का कितना स्ट्रक्चर क्या है, 40 एंड 60 है ना, 40 एंड 60 है, तो डेट तुम्हारा 40% है, तो इसका 40% तुम्हारा डेट का है और 60% तुम्हारा इक्विटी है, तो तुम्हारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आ जाएगा 11.5 इंटू 0.6, ये 6.9 और 4.2 इंटू 0.4, ये 1.68 प्लस 6.9 कितना हो जाएगा 8.5, तुम्हारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। अब तुमने लगाया कितना था पैसा, तो ओपनिंग में देखना यहाँ पे कितना लगा था, 19-20 का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ओपनिंग कैपिटल 198.40 था, 198.40, तो 198.40 के ऊपर 8.58, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू WACC क्या था 198.40 इंटू 8.5%, तो मुझे इतना कमाना, इतना मुझे पैसा देना है 198.50 इंटू 8.5%, तो मुझे 170 रुपीज, सॉरी 170 नहीं 17.0313, इतना मुझे पैसा देना, लेकिन मैं कमा कितना लिया, मेरा नोपार्ट कितना भाई, मेरा नोपार्ट कितना, मैंने कमा तो लिया एक्स्ट्रा ना, यहाँ पे मैंने निकाला था, ये मेरा नोपार्ट है, मैंने कमा लिया 70.98, मैंने कमा लिया 70.98, ठीक है। तो 70.98 मैंने कमा लिया ना, तो कितना एक्स्ट्रा मैंने कमा लिया 70.98, तो मैंने एक्स्ट्रा कमाया 53.9487, तो 95 लिख दो, 53.95 मैंने कमाया, ये मेरा EVA है, ठीक है, ये EVA 1920 का है, तो ये मेरा EVA है, मैंने एक्स्ट्रा कमा लिया, इतना समझ में आया, ठीक है। ये मर गया 1920 का EVA, इतना समझ में आता है, हाँ सर इतना समझ में आता है, चलो ये EVA निकाल दिया मैंने 1920 का। सेम मैं क्या करूंगा 2021 का निकालूंगा, तो EVA फॉर 2021 सेम मैंने वैसे करूंगा, EBIT में से मैं क्या करूंगा लेस इंटरेस्ट
तो मेरा आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स, लेस करूंगा टैक्स, ये आ गया मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो मुझे बताओगे कोई कि अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 55.55 दिया हुआ है, 55.55 अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया है 55.55। तो ये तुम्हारा 70% है, 30% तुमने टैक्स दे दिया रहेगा, तो 100% तुम्हारा क्या रहेगा 55.55 डिवाइड बाय 70%, तो 79.35। ठीक है, इंटरेस्ट तुमने कितना लेस किया रहेगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे इंटरेस्ट दिया हुआ है 15.60 इंटरेस्ट तुमने लेस किया रहेगा, तो तुमने EBIT कितना कमाया होगा 79.35 प्लस 15.6, 94.95 तुम्हारा होगा EBIT। ठीक है, इतना तुम्हारा EBIT होगा 94.95, ये मेरा EBIT था। तो मैं क्या करूँगा, अब इसमें से इंटरेस्ट मैं लेस नहीं करूँगा, डायरेक्ट 30% टैक्स लेस कर दूंगा, -30%, तो मेरा नो पार्ट आ जाएगा 66.465, ये मेरा आ गया नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो एक चीज मुझे मिल गई, अब मैंने इतना कमा लिया। ठीक है, मुझे देना कितना था, तो देखो इक्विटी और डेट, इक्विटी कितना है यहाँ पे, इसका 14.2 रेट है, 14.2%, तो इक्विटी का रेट है 14.2%, और डेट का मैं पोस्ट टैक्स लूंगा, डेट का कितना है 8%, देखो बढ़ गया 8%, और ये प्री टैक्स है ना, तो इसका पोस्ट टैक्स लेंगे, पोस्ट टैक्स, तो 8 - 30%, 8 - 30%, 8 - 30%, तो 5.6 आ गया, और रेशियो तो सेम ही है, डेट तुम्हारा 40 है और ये इक्विटी 60% है, डेट तुम्हारा 40 है और 60 है। एक सेकंड, अब यहाँ पे क्या 40-60 का रेशियो है ना, 40 एंड 60 तुम्हारा इक्विटी है, इक्विटी तुम्हारा 60 है। चलो 14.2 इंटू 0.6, तो 8.52 हो गया, और ये 5.6 इंटू 0.4, 2.24। किसी को नहीं आता ना वेटेटर कॉन्सेप्ट, डरना मत, सिंपल निकाल लेना। कैसे निकालना कि जो इक्विटी का पैसा है उसके ऊपर कितना परसेंट देना है, इक्विटी को 14.2% देना है, लेकिन अब यहाँ पे टोटल दिया ना कैपिटल, तो निकालना पड़ेगा तुमको ऐसे ही करके। अब यहाँ पे आ जाएगा टोटल कितना आएगा 8.52 प्लस 2.24, 10.76। ठीक है, ये परसेंटेज होगा तुम्हारा, और कितना कैपिटल था, ओपनिंग कैपिटल कितना था, तो जो यहाँ पे क्लोजिंग रहेगा, तो ये ओपनिंग कैपिटल 273.5, 273.5, तो यहाँ पे 273.5 के ऊपर तुमको कितना देना है 10.76% देना है, 273.5 के ऊपर इंटू 10.76% देना है, तुम्हें देना है 29.43 इतना रुपीज़ देना है। ठीक है, तुमने कमाया कितना 66.46, तो कितना तुमने एक्स्ट्रा कमा लिया 66.46 माइनस 29.43, तो तुमने कमा लिया 37.03, तुमने एक्स्ट्रा कमा लिया। ठीक है, ये होगा तुम्हारा EVA फॉर 2021, ये हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा EVA 2021 का। देखो तुम्हारा EVA ना गिर गया 37.03 हो गया 53.95 से। तो इससे क्या पता चल रहा है कि EVA गिर रहा है लेकिन है पॉजिटिव, फिर भी कंपनी तुम्हारा बेटर परफॉर्म कर रही है, पॉजिटिव है, बिकॉज तुम अपने शेयर होल्डर लोग को पैसा दे पा रहे हो, तुम अपने डेट वाले लोग को पैसा दे पा रहे हो, तो तुमको कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो EVA पॉजिटिव आया। अभी क्या बोल रहे हैं, क्या निकालो, EPS भी चेक करो, EPS निकालो, शेयर प्राइस देखो, अभी EPS देखो यहाँ पे इसका 3.2 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स है, यहाँ पे 3.2 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स है, और प्रॉफिट जो देखो यहाँ पे 55.5, 65.38। तो मैं अगर EPS निकालू यहाँ पे, देखो यहाँ पे निकाल लेता हूँ EPS 2021 और 1920, तो यहाँ पे प्रॉफिट था 65.38 और यहाँ पे 55.55, और तुम्हारे यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे 3.2 मिलियन, ये तो आता है ना अर्निंग, टोटल अर्निंग में से नंबर ऑफ शेयर डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा ना EPS, ये डिवाइड कर दूंगा मैं अगर, तो मेरा आ जाएगा EPS
कितना आ जाएगा 55.55 डिवाइड बाय 3.2 तो 17.35। यहाँ पे EPS 17.35 और यहाँ पे EPS कितना आएगा 65.38 डिवाइड बाय 3.2। यहाँ पे तुम्हारा 20.43। तो देखो तुम्हारा EPS ना गिर गया, कितना गिरा 20.43 माइनस 17.35, तुम्हारा EPS 3.08 रुपीज से गिर गया, जो भी हो क्या जो भी इसमें हो, डिवाइड बाय 20.43 से गिरा तो तुम्हारा EPS 15.07% से डाउन हो गया, 15.07% से डाउन हो गया। ठीक है, EPS तुम्हारा बहुत गंदा गिरा है। अभी क्या बोल रहे हैं, शेयर प्राइस भी देखो तुम्हारा 24 से 22.50 हो गया, तो इस शेयर प्राइस में ज्यादा कुछ फ्लक्चुएशन नहीं है। लेकिन तुम्हारा EVA भी गिरा है, लेकिन EVA तुम्हारा ना पॉजिटिव है। तो जब भी तुम्हारा EVA पॉजिटिव है ना, तुम्हारा ये सोचने का कि तुम्हारा कंपनी जो है सबको पे आउट करने के बाद भी पैसा बचा पा रहा है, मतलब वेल डन, दिस इज गुड। ठीक है, बेस्ट है तुम्हारा कंपनी। तो यहाँ पे वही पूछ रहा था कि असेस द परफॉर्मेंस ऑफ एक्स ग्रेटिंग यूजिंग इकोनॉमिक वैल्यूएटेड। तो इकोनॉमिक वैल्यूएटेड देख के तो तुमको अच्छा लग रहा है। अगर तुम EPS देखोगे ना तुम्हारा 15% से गिर गया तो किसी को भी लगेगा कि कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है। ठीक है, लेकिन कंपनी परफॉर्म एक्चुअली में कर रही है। ये इतने मतलब मार्केट गिरा हुआ, देखो यहाँ पे रिटेल सेक्टर इंडेक्स देखो 1408 से 115 हो गया, ये भी कितना गिर गया, 2561 से 1985 हो गया। ऑल स्टॉक का मार्केट ऑल शेयर इंडेक्स ये भी कितना गिर गया, लेकिन फिर भी तुम्हारी कंपनी EVA हमारी कंपनी का इकोनॉमिक वैल्यूएटेड जो है पॉजिटिव है। यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट EVA निगेटिव में चला जाता है, वो इक्विटी शेयर डेटर्स डिवेंचर ये लोग को पे नहीं कर पाती है, फिर भी तुमको पे करने के बाद भी तुम्हारे पास पैसा बच रहा है, तो तुम्हारी कंपनी वेल परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो ये तुमको बताना था। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 TY का, देखो यहाँ पे ये हमारा EVA आया था 19-20 में 53.96 और 20-21 में 37.03। ठीक है, और तुम्हारा क्या बोल रहा है EPS 17.36 20 तो 15% से EVA गिरा था हमारा। और ये क्या बोल रहा है, देखो इसमें भी चेंजेस देखो, ये स्टॉक मार्केट का इंडेक्स 22% से गिरा है, तुम्हारा रिटेल इंडेक्स 17.97 से गिरा है, तुम्हारा शेयर प्राइस 7% से गिरा है। तो इसमें कोई तकलीफ होना नहीं चाहिए, ये तुम्हारा बिकॉज EVA पॉजिटिव है 53.96 37.03 ये गिरा है, लेकिन तुम्हारा फिर भी पॉजिटिव है। ये क्या बोल रहा है देखो, Conventionally the ex greeting considered EPS and share price as a performance measure। पहले वो लोग वो देखते थे शेयर प्राइस और EPS देखते थे, तो EPS देखेंगे तो 15% से गिर गया, शेयर प्राइस देखेंगे तो 17.97% एक्स ग्रीटिंग डिक्लाइन में 7.97%, एक्स ग्रीटिंग का जो शेयर प्राइस है 7.79 से गिरा है, जबकि कंपेयर में 7.79 मार्केट का गिरा है एंड रिटेल सेक्टर का गिरा है, एंड 22.49 वो ओवरऑल मार्केट का गिरा है। द सेक्टर कंपेरिजन रिलेवेंट फॉर डिटरमाइन द परफॉर्मेंस एक्स ग्रीटिंग्स रेदर देन स्टॉक मार्केट। तो सेक्टर का देखो ना, पूरे स्टॉक का क्यों देख रहे हो तुम, अपने सेक्टर का तुम अपने इंडस्ट्री का देखो। According to this measure, performance of X greeting is acceptable because it registered comparatively less destruction of the market capitalization. This implies that the within retailing sector X greeting is seen as company with better prospect, and this will encourage the shareholder to continue hold their shares. EVA क्या बोल रहा है कि 37.03 हो गया 53.96 से, नो डाउट EVA गिरा है लेकिन ओवर 31% से, बट स्टिल पॉजिटिव है। मैं वही बोल रहा हूँ कब से कि पॉजिटिव है, फिर भी मींस वैल्यू जनरेटेड हैंस परफॉर्म्ड इज एक्सेप्टेबल। टू कंक्लूड अगर हम बोला जाए तो इवन द बेरिश मार्केट में जो एक्स ग्रीटिंग है वो परफॉर्म कर रहा है अच्छे से, तो इसमें तुम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, अभी जो आगे के EVA के क्वेश्चन है, इसमें और भी 1-2 क्वेश्चन है EVA के, तो वो भी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।